अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। इन दिनों में ज़िला झंग के कस्बे निज़ाम कोट के थाने में तैनात था। रावी चैनी चैन लिख रहा था। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के वाक़यात के सिवा कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था जिसके लिए हाथ पांव खोल कर फॉर्म में आने की ज़रूरत महसूस होती। कभी कभी तो मैं सोचने लगता था कि आला अफसरान से दरख्वास्त करके मैं अपना तबादला किसी और ज़िले के थाने में करा लूँ ताकि कोई अमली कारकर्दगी दिखाने का मौका तो मिले। पिछले 1 साल से मैं मज़कूरा थाने में ड्यूटी दे रहा था और अब तो ऐसा महसूस होने लगा था कि अगर मैं कुछ अरसा और यहाँ थाना इंचार्जी करता रहा तो मेरी पेशा वराना सलाहियतों को जंग लग जाएगा। फिर कुदरत ने मेरी सुन ली। इससे पहले कि मेरी बददिली मायूसी में बदलती और अपने मालिक की नज़र में मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब करार पाता, मेरे थाने की हुदूद में एक ऐसा लर्ज़ा खेज़ वाक़या रूनुमा हुआ जिसने मुझे रातों दिन की भाग दौड़ में मसरूफ़ कर दिया। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो वहां थरथल्ली मची हुई थी। मुझे बताया गया कि उधर कब्रिस्तान के करीब एक बंदे की लाश पड़ी मिली है जिसे गर्दन काट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और फिलफौर जाए वकुआ पर पहुंच गया। जाए वकुआ यानी कि निज़ाम कोट का कब्रिस्तान मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों मकामात के बीच लगभग 1 मील का फासला रहा होगा। कांस्टेबल जुनैद खान ने थाने से कब्रिस्तान तक जाने के लिए एक टांगे का बंदोबस्त कर लिया था। मेरे थाने के पहलू में लारी अड्डा था और अड्डे से चंद गज के फासले पर टांगा स्टैंड। वो मार्च का महीना था और मौसम बहार का एक खुशगवार दिन। जाए वकुआ पर पहुंचे तो वहां लोगों का खासा बड़ा हिजूम दिखाई दिया। वो लोग मकतूल की लाश को घेरे खड़े थे। हमें देखते ही वो लोग एक तरफ हट गए। मैंने मकतूल की लाश को देखा तो चौंक उठा। वो एक दिल हिला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मकतूल का धड़ और गर्दन अलग अलग पड़े दिखाई दे रहे थे। किसी इंतहाई तेज धार आले की मदद से इस बदनसीब का सर तन से जुदा कर दिया गया था। कातिल ने इंतहाई महारत और शकील कल्बी से वो वारदात की थी। 2 लाख लाश को देखकर फौरी तौर पर यह तो समझ में आ गया कि कातिल मकतूल के लिए अपने दिल में नफरत और इंतकाम का एक पहरे बेकरार रखता था। कौन है ये बंदा? मैंने लाश की जानिब इशारा करते हुए मजमे से पूछा। ये साजा है जनाब, एक शख्स ने जवाब दिया। चौधरी साहब का खास आदमी। मौसा निज़ाम कोट के चौधरी का नाम जफ़र अली था। इससे 2-3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मैंने वहां मौजूद लोगों पर एक मुतलाशी निगाह डाली और पूछा, चौधरी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे? क्या इन्हें किसी ने इस वाक़ये की इत्तला नहीं दी? चौधरी साहब इस वक्त गांव में नहीं हैं जनाब, मुझे बताया गया। वो कल से चक चौंती गए हुए हैं। आज शाम तक इनकी वापसी होगी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और ज़मीन पर उखड़ू बैठकर सिराज उर्फ साजे की लाश का जायज़ा लेने लगा। मकतूल की उम्र 35 के आसपास रही होगी। वो एक सेहतमंद और हट्टा कट्टा शख्स था। चौधरी जफ़र अली की गैर मौजूदगी में साजे को बड़े बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। मज़कूरा कब्रिस्तान में दाखिल होने के 2 रास्ते थे, एक शुमाली और दूसरा जुनूबी। साजे की लाश शुमाली दाखिली रास्ते के करीब पड़ी पाई गई थी। इसकी लाश के दोनों हिस्से जुल्म व बर्बरियत की इबरत अंगेज़ दास्तान सुना रहे थे। तारीख़ी कुतुब में दर्ज वाक़यात में ऐसे जंगी मनाज़र पढ़ने को मिले थे जब कोई शहसवार तलवार का वार करके अपने दुश्मन का सर तन से जुदा कर दिया करता था, लेकिन ऐसा कोई मंजर जीते जागते अपनी आंखों से देखने का ये पहला मौका था। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिस जगह साजे की 2 टुकड़े लाश पड़ी पाई गई थी, इसे इस मकाम पर कत्ल नहीं किया गया था। कब्रिस्तान की सख्त और खुश्क ज़मीन पर खून के इक्का दुक्का छींटे तो नज़र आ रहे थे, मगर जिस अंदाज में साजे की मौत वाक़ई हुई थी, इस सूरत में तो वहाँ खून की नदी बह जाना चाहिए थी। यकीनी तौर पर साजे को कहीं और कत्ल करने के बाद यहाँ लाकर फेंका गया था। मैंने तफसीली मुआयने के बाद लाश के ऊपर एक चादर डलवा दी और वहाँ मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया।
सबसे पहले साजा की लाश को किसने देखा था? मजमे में से एक शख्स आगे बढ़कर बोला, थानेदार साहब, सबसे पहले साजा की लाश को मैंने देखा था। इस बंदे की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो एक आम सा देहाती था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मंसूर, उसने जवाब दिया। मंसूर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुमने कितने बजे इस लाश को दरियाफ्त किया था? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त 6 बजे होंगे, उसने बताया। सुबह के 6 बजे? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आजकल 6 बजे तो सूरज भी तुलू नहीं होता। तुम इतनी सुबह कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? जनाब, इधर कब्रिस्तान में मेरे नौजवान बेटे की भी कब्र है, उसने वजाहत करते हुए कहा। पिछली गर्मियों में खेतों में एक जहरीले मोज़ी सांप ने उसे डस लिया था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अक्सर उसकी कब्र पर आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने उसकी वजह से मुतमईन होते हुए पूछा, क्या तुम भी इधर निज़ामकोट ही में रहते हो? वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी सरकार, 3-4 पीढ़ियों से मेरा ख़ानदान इधर ही आबाद है। निज़ामकोट का नाम दरअसल चौधरी ज़फ़र अली के परदादा के नाम पर रखा गया था। ज़फ़र अली के बाप का नाम कादिर अली था, जो अभी तक हयात था। वो 75 का हिंसा अबूर कर चुका था। कादिर अली का बाप यानी कि चौधरी ज़फ़र अली का दादा शहादत अली, और शहादत अली का बाप यानी कि ज़फ़र अली का परदादा निज़ाम अली था। निज़ामकोट इसी के नाम से निस्बत रखता था। मैंने मंजूर से सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, मंजूर, तुम्हारे रोज़गार यानी कि कारोबार क्या है? जी, मैं गांव में किराने की एक दुकान चलाता हूँ, उसने जवाब दिया। आज सुबह जब तुम कब्रिस्तान पहुँचे तो इस वक्त यहाँ और कितने लोग मौजूद थे? कोई भी नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं अकेला ही था। इधर मैंने अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ी और जब कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा तो साजे की लाश पर मेरी नज़र पड़ गई। गोया तुमने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त इसे नहीं देखा था? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। जनाब, पहली बात तो ये कि मैं पटरी पटरी चलते हुए कब्रिस्तान की तरफ आया था, तो उस वक्त तक अभी पूरी तरह रोशनी नहीं खुली थी, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर ये कि इन लम्हात में मेरे जहन में अपने शाहिद का ख्याल समाया हुआ था और मैं रास्ते भर इसके लिए मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़ता आ रहा था, इसलिए वो कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे सका था। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और फिर बोला, दूसरी बात ये कि जब मैं शाहिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान से बाहर निकला तो चारों तरफ उजाला फैल चुका था। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर कदम रखा, मेरी नज़र साजा की लाश पर पड़ी और मैं बुरी तरह चौंक कर रह गया। क्या लाश पर निगाह पड़ते ही तुमने फ़ौरन पहचान लिया था कि ये साजा है? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि मकतूल सिराज उर्फ साजा का सर और धड़ खून में इस तरह लिथड़ा हुआ था कि पहली नज़र में इसकी पहचान नामुमकिन की हद तक मुश्किल थी। इसे गुज़िश्ता रात के दरमियानी हिस्से में मौत के घाट उतारा गया था और ये मेरा अंदाज़ा था। जी नहीं, मंजूर ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैं फौरी तौर पर यही समझ पाया था कि वो कोई इंसान है जिसकी गर्दन को काट कर धड़ से अलग कर दिया गया है। फिर तुम्हें कब और कैसे पता चला कि ये साजा की लाश है? मैंने जब साजा की लाश देखी तो बुरी तरह बौखला गया था, वो मज़ीद वजाहत करते हुए बोला। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर करीब में मुझे कोई बंदा बशर नजर न आया। फिर मैं पट्टी की दूसरी जानिब खेतों में गांव के कुछ लोग जो काम कर रहे थे वो मेरी पुकार पर दौड़े आए। फिर जब सबने बगौर कटे हुए सर का जायजा लिया तो मकतूल की शनाख्त हो गई। ये चौधरी साहब के ख़ास आदमी साजा की लाश थी। मंजूर ने अपने बयान में 2 मरतबा पटरी का जिक्र किया था। आपकी आसानी के लिए वजाहत करता चलूँ कि मौज़ा निज़ामकोट सड़क और रेलवे लाइन के वस्त में वाक़े एक गुज्जान आबाद कस्बा था। गांव का कब्रिस्तान रेलवे लाइन की दूसरी जानिब वाक़ था। पट्टी के दोनों अतराफ सरसब्ज़ो शादाब खेतों का वसी और इस सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। निज़ामकोट के मशरिक़ में पट्टी की दूसरी तरफ मौज़ा नजीबपुरा था। निज़ामकोट की निस्बत नजीबपुरा एक छोटा गांव था। मेरा थाना लबे सड़क लारी अड्डी के पहलू में था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, थाने और निज़ामकोट में कमोबेश 1 मील का फासला हाइल था। जब साजा की लाश की दरियाफ्त के हवाले से मंसूर की वजाहत ने मुझे मुतमईन कर दिया तो मैंने वहाँ मौजूद दीगर लोगों पर एक दायराना निगाह डालने के बाद पूछा,
کیا ساجہ کا کوئی باری وارث اس وقت یہاں موجود ہے؟ میرے سوال پر ایک ضعیف سا شخص آگے بڑھا اور بتانے لگا، تھانے دار صاحب، ساجہ اور ماجھا کا کوئی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ دونوں چودھری صاحب کے خاص خدمت گار ہیں اور ان کے ڈیرے پر رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ساجہ بھی ماجھا کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا۔ ساجہ کے ساتھ ایک اور نام ماجھا بھی سامنے آیا تھا۔ یہ یقیناً معراج کا بگڑا ہوا نام تھا۔ میں نے اضطراری طور پر پوچھا، ماجھا اس وقت کہاں ہے؟ وہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا۔ اسی ضعیف دیہاتی نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ڈیرے پر ہو اور اسے ساجہ کی موت کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو۔ یہ ایک چونکا دینے والی اطلاع تھی۔ دو افراد جو سال ہر سال سے چودھری ظفر علی کے خاص ملازم تھے اور چودھری کا ڈیرہ ان کی مستقل رہائش گاہ تھا۔ ان میں سے ایک کو گردن کاٹ کر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور دوسرے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے ماجھا کی خبر گیری ضروری جانی اور وہاں جمع افراد کی طرف دیکھتے ہوئے تہمانہ انداز میں کہا، کوئی دوڑ کر ڈیرے پہ جائے اور فی الفور ماجھا کو یہاں لے کر آئے۔ دو نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر شخص میرے حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے۔ یہاں پر چودھری ظفر علی کے جس ڈیرے کا ذکر ہو رہا ہے وہ گاؤں سے باہر کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ جیسا کہ بڑے زمینداروں اور چودھریوں کے کھیتوں میں کسی ڈیرے کا واقع ہونا ایک لازمی بات ہے، اس قسم کے ڈیروں پر عموماً مال مویشی رکھے جاتے ہیں اور زراعت سے متعلق مختلف آلات بھی وہیں پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی زمیندار کے جو خاص ملازم ڈیرے پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کا کام کھیتی باڑی کے امور کی نگرانی وغیرہ ہی ہوتا ہے۔ ساجہ اور ماجھا بھی یقیناً چودھری ظفر علی کے اسی نوعیت کی کام کی خدمات انجام دیتے ہوں گے۔ میں نے وقوعہ پر موجود افراد سے ساجہ کی المناک موت کے بارے میں مختلف سوالات کیے، مگر یہ پوچھ گچھ قطعی لا حاصل ثابت ہوئی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی بات بھی میرے علم میں نہ آ سکی جو اس خونی واردات پر کسی بھی زاویے سے اتنی روشنی ڈال سکے کہ میں جس میں ساجہ کے قاتل تک رسائی کے لیے عملی چارہ جوئی کر سکوں۔ اس سوال جواب کے نتائج سے مایوس ہو کر میں نے جائے وقوعہ کا نقشہ تیار کیا اور آلۂ قتل کی تلاش میں گرد و پیش کے علاقے کو ٹٹولنے لگا۔ میری یہ کوشش بھی بے سود ہی ثابت ہوئی۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کھیتوں کے کنارے ایک کچا راستہ دور تک چلا گیا تھا جس پر ڈھور ڈنگر، چارے والے ریڑے، گڈے اور ٹانگے وغیرہ کی آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی۔ یہ کچا راستہ مذکورہ قبرستان کے پہلو سے گزر کر آگے والے گاؤں دیہات کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے اس کچے راستے کا بھی بغور جائزہ لیا اور وہاں مجھے مختلف پہیوں کے نشانات کے علاوہ انسانوں اور مویشیوں کے لاتعداد کھرے بھی آپس میں گڈمڈ ہوتے دکھائی دیے۔ یہ ایک الجھا دینے والی صورتحال تھی۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کی ہی تھی کہ مقتول ساجہ کے ساتھی ماجھا کو بلانے کے لیے جانے والے لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ چونکا دینے والا تھا۔ جناب، ماجھا تو ڈیرے پر موجود ہی نہیں۔ ڈیرے پر نہیں ہے؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے جائے وقوعہ پر تفتیشی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ ساجہ کے قتل والا واقعہ ایسا تھا کہ جس کی خبر پورے نظام کوٹ میں گردش کر رہی تھی۔ پھر مقتول کا ساتھی ماجھا کہاں غائب تھا؟ میرے استفسار کے جواب میں کوئی بھی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے ساجہ کی 2 لخت لاش کو ضلعی اسپتال پہنچوانے کے انتظامات کیے اور واپس تھانے آ گیا۔ گاؤں سے نکلنے سے پہلے میں نے چند نوجوانوں کو اس کام پر مامور کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماجھا کا سراغ لگا کر اسے میرے پاس تھانے لے آئیں۔ آج کل کی طرح ہمارے زمانے میں تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں اس تھانے میں 3 کانسٹیبلوں اور 1 حوالدار کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، جن میں سے ایک کانسٹیبل جنید خان کو میں نے ساجہ کی لاش کے ساتھ اسپتال روانہ کر دیا تھا۔ باقی 2 میں سے ایک کانسٹیبل نذیر حسین کی میں نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں رہ کر ماجھا کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ نذیر حسین مقامی بندہ تھا، یہ کام وہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ کر سکتا تھا۔ نذیر حسین کو تھانے سے روانہ کرتے وقت میں نے خصوصی ہدایات جاری کر دی تھیں۔ اگر کوئی کام روٹین کے مطابق یا روٹین کے آس پاس ہوتا رہے تو تشویش یا چھمپا نہیں ہوتا۔
लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स हो तो अजीब सा महसूस होता है, इंसान का चौंकना लाजमी हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तो काफ़ी अरसे से कोई जुर्मज़दा बड़ा वाक़या सामने नहीं आ रहा था, और अब अगर ऐसा हुआ भी था तो बड़ी वाहियात सूरत हाल पैदा हो गई थी। साजा को बड़ी बेदर्दी से फना के घाट उतार दिया गया था और उसका साथी माझा अचानक गायब हो गया था। यह खासी उलझी हुई और तशवीशनाक सिचुएशन थी। हवलदार बहादुर अली साजा की लाश को देख चुका था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरफ जाने के लिए थाने के नज़दीक से गुजरना पड़ता था। बहादुर अली इस थाने में अरसा दराज से मुतय्यन था और इस इलाके के लोगों और इनके मिजाज से भी बखूबी आगाह था। मैंने थाने पहुंचते ही इसे अपने कमरे में बुला लिया था। बहादुर अली वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने कहा कि तुमने साजा की लाश को अच्छी तरह देखा है, क्या कहते हो इस वारदात के बारे में? मलिक साहब, मैं तो कहूँगा कातिल ने बड़ी सफ़ाकी और बर्बरियत का मुजाहरा किया है। वो गहरी संजीदगी से बोला, गर्दन को काट कर सर को तन से जुदा कर देना कोई मामूली बात नहीं। कातिल के दिल में साजा के लिए बेपनाह नफरत छुपी नजर आती है। कौन कर सकता है ऐसा काम? मैंने हवलदार की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। सरे दस्तों में किसी का नाम नहीं ले सकता मलिक साहब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। आप साजा के साथी माझा को शामिल तफ्तीश करें तो कोई सुराग मिल सकता है। माझा तो मंजर आम से गायब हो चुका है, मैंने हवलदार की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। मैंने इसकी तलाश का बंदोबस्त कर दिया है, वो हत्थे चढ़े तो इससे पूछगछ की जाए। अगर माझा की रूपोशी इसी वाक़े की वजह से है तो फिर तो सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाती है मलिक साहब, वो तशवीशनाक लहजे में बोला। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ बहादुर अली, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं इससे भी आगे देख रहा हूँ। वो क्या मलिक साहब? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। अगर साजा के कत्ल में किसी हवाले से माझा का हाथ है तो इसे तो मैं देख ही लूँगा, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं इससे आगे ये सोच रहा हूँ कि इस अंदाज में किसी को मौत के घाट उतार देना कोई मामूली बात तो नहीं। और थोड़ी देर पहले तुम भी इस अमर का इजहार कर चुके हो कि जिस शख्स ने भी साजा को कत्ल किया है वो इससे शदीद नफरत करता होगा। जी मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में बोला, ये बात तो यकीनी है। तुम इस थाने में काफ़ी अरसे से हवलदारी कर रहे हो बहादुर अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या माझा दरपर्दा साजा से नफरत करता था? मैंने दरपर्दा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर वो बज़ाहिर साजा को नापसंद करता तो उसके साथ मिलकर तवील अरसे से चौधरी ज़फ़र अली की खिदमत न कर रहा होता। ये तो आप मंतक की बात कर रहे हैं मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरे इल्म और मुशाहिदे में ऐसी कोई बात नहीं कि माझा साजा से नफरत करता हो। पिछले 4 साल में तो ऐसा कोई वाक़या देखने को मिला नहीं। गांव का कोई और आदमी भी तो किसी ख़ास वाक़ये की वजह से अपने दिल में साजा के लिए शदीद नफरत छुपा कर रख सकता है, मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि साजा और माझा चौधरी साहब के ख़ास बंदे हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। चौधरी साहब भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं, इस वजह से इनके दिमाग भी हमेशा आसमान पर ही रहते हैं। गांव का कोई आदमी इनसे उलझने की कोशिश ही नहीं करता। और अगर ये किसी से उलझने की कोशिश करते तो, मैंने सवाल किया, तो जाहिर है कि इनके मद्दे मुकाबिल ही को पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी, वो आम से लहजे में बोला। तुम्हें इस थाने में फ़राइज़ अंजाम देते हुए कितना अर्सा हो गया है बहादुर अली? लगभग 4 साल जनाब, उसने जवाब दिया। इस दौरान में निज़ाम कोर्ट में कोई ऐसा बड़ा वाक़या पेश आया हो जब किसी ने इनसे या इन्होंने किसी से उलझने की कोशिश की हो? मैंने बहादुर अली को टटोला। मेरा जहन इसी नुक्ते पर रुका हुआ था कि साजा को किसी ऐसे शख्स ने कत्ल किया है जो इसके लिए अपने दिल में शदीद नोयत की नफरत या दावत रखता हो। अगर मैं ऐसे शख्स को तलाश कर लेता तो साजा के पुरअसरार कत्ल का मुअम्मा आसानी से हल हो सकता था। इस सिलसिले में मैं अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहा था। हवलदार बहादुर अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, नहीं मलिक साहब, मेरी यहाँ तैनाती के दौरान तो ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। मैं गहरी सोच में डूब गया। बहादुर अली ने कहा, मलिक साहब, इस मामले पर चौधरी ज़फ़र अली ज़्यादा अच्छे अंदाज में रोशनी डाल सकते हैं। मगर चौधरी ज़फ़र अली इस वक्त गांव में मौजूद नहीं, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। इसकी वापसी शाम तक होगी,
پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، بہادر علی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، گاؤں میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا لیکن چودھری کی حویلی میں سے ابھی تک کوئی سامنے ہی نہیں آیا۔ اگر چودھری ظفر چوک چونتی گیا ہے تو کسی اور کو تو ادھر کا چکر لگانا چاہیے تھا۔ ملک صاحب، چودھری ظفر کی اولاد میں صرف 3 بیٹیاں ہیں، ان میں سے تو کوئی منظر عام پر آ نہیں سکتی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بڑے چودھری قادر علی کی اب ہلنے جلنے کی عمر نہیں، شاید حویلی والے چودھری ظفر کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن میں ظفر علی کی واپسی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے بڑے عزم سے کہا، تم کسی طرح یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ ساجہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا، میں کوشش کرتا ہوں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرو کہ اندر خانہ ساجہ اور ماجہ کے تعلقات کیسے چل رہے تھے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی آپ کو کوئی اہم خبر دوں گا۔ میں نے شاباش دے کر اسے اپنے کمرے سے رخصت کر دیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے سہ پہر ہو گئی، لیکن ماجھے کے بارے میں مجھے کوئی بھی اچھی بری اطلاع موصول نہ ہو سکی۔ وہ نظام کوٹ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ کانسٹیبل نذیر حسین نے حویلی جا کر بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر لی تھی، لیکن ان لوگوں کو بھی اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ڈیرا بھی خالی تھا جہاں ساجہ اور ماجہ کی رہائش تھی۔ پتہ نہیں ماجہ کو آسمان کھا گیا تھا یا زمین نے نگل لیا تھا، بہرحال وہ فی الحال میرے لیے ناپید ہو چکا تھا۔ اس صورتحال میں میرا دھیان ایک نہایت ہی مضبوط امکان کی طرف بھی جا رہا تھا، اور وہ یہ کہ کہیں ماجہ ہی نے تو ساجہ کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو اور اس واردات کے بعد خود غائب ہو گیا ہو۔ کانسٹیبل نذیر حسین نے واپسی پر ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ اپنے ساتھ مشتاق نامی ایک بندے کو پکڑ لایا تھا۔ مشتاق کھیتوں میں کام کرنے والا ایک عام سا مزدور تھا، اور اس کی مستقل ڈیوٹی چودھری ظفر علی کے کھیتوں میں ہوتی تھی، اور کام کے حوالے سے وہ ہر قسم کی ہدایات ساجہ اور ماجہ سے لیا کرتا تھا، گویا وہ براہ راست ان دونوں کے رابطے میں رہتا تھا۔ مشتاق کو اس حوالے سے بھی اہمیت حاصل تھی کہ ساجہ کو زندہ حالت میں دیکھنے والا وہ آخری شخص تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مشتاق کی عمر 35 کے آس پاس نظر آتی تھی، محنت اور جفاکشی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے سامنے میز کی دوسری جانب بٹھا لیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پوچھا، مشتاق، تم نے ساجہ کو آخری بار کب، کہاں اور کس وقت دیکھا تھا؟ میرے دوستانہ انداز نے اسے کافی ہمت عطا کی۔ اس کی گھبراہٹ میں کمی واقع ہوئی اور وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے کل شام کے وقت ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ اس کا جواب میرے سوال کے لحاظ سے ادھورا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، تم نے انہیں کہاں دیکھا تھا؟ ڈیرے پر جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے جناب، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ میں نے انہیں آج کی رپورٹ دی، مطلب یہ کہ کل دن والے کام کی رپورٹ دی اور آج کے کام کے بارے میں پوچھا، اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر پوچھا، تو گویا تم نے جب ساجد کو آخری بار دیکھا تو وہ زندہ سلامت تھا؟ دونوں زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھے جناب، وہ جلدی سے بولا، ساجہ بھی اور ماجہ بھی۔ جب تم نے انہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ میں نے قریت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بات کی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ بس جناب، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ پچھلے کچھ عرصے سے تم نے ان دونوں کے درمیان کوئی تلخ کلامی یا لڑائی جھگڑا ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ان دونوں میں بہت اتفاق تھا، میں نے کبھی انہیں آپس میں فساد کرتے نہیں دیکھا۔ ان دونوں کا گاؤں کے کسی آدمی سے کوئی پھڈا ہوا ہو؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے مشتاق کو دیکھا، خاص طور پر ساجہ کے ساتھ۔ ان کے منہ لگنے کی ہمت کون کر سکتا ہے جناب، اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ نظام کوٹ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ساجہ اور ماجہ چودھری صاحب کے خاص آدمی ہیں، ان سے ٹکرانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور گاؤں سے باہر؟ میں نے مشتاق کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔
ख़ास तौर पर साजा की किसी से दुश्मनी रही हो? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कतई अंदाज में बोला। और दोस्ती के बारे में क्या कहते हो? मेरा मतलब है कि साजा की माजा के अलावा और किन लोगों से गहरी दोस्ती थी? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। गांव से अंदर भी और गांव के बाहर भी। गांव के अंदर तो जनाब ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त थे, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। और गांव के बाहर? बाहर क्या? वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने फौरन सवाल कर दिया। जनाब गांव के बाहर के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, वो वजाहत करते हुए बोला। ये दोनों निज़ाम कोट से बाहर आते जाते तो हैं, मगर वहाँ के मामलात की मुझे खबर नहीं। मैं गहरी सोच में डूब गया और चंद लम्हात के बाद मैंने पूछा, मुश्ताक ये बताओ, साजा और माजा के पास डेरे पर मेहमान वगैरह भी आया करते थे? मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जिनका ताल्लुक निज़ाम कोट से ना हो। जी ऐसा आमतौर पर देखने में तो नहीं आया, उसने जवाब दिया, लेकिन पिछले 1 माह से गाहे बगाहे एक आदमी इनके पास डेरे पर आता रहता है। आदमी? मैंने टटोलने वाली नज़र से मुश्ताक को देखा। तुम्हारा मतलब है कि ऐसा आदमी जिसका ताल्लुक निज़ाम कोट से नहीं? जी हाँ, वो यहाँ का रहने वाला तो नहीं, उसने बताया। फिर कहाँ का रहने वाला है? मैं सीधा होकर बैठ गया। ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो सादगी से बोला। लेकिन लगता यही है कि वो इधर कहीं आसपास ही रहता होगा। इस आदमी के नाम के बारे में जानते हो? नहीं जनाब, मुश्ताक ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। इसका हुलिया और वज़ह कतई कैसी है? मैंने इस्तफसार किया। मुश्ताक के मुताबिक इस बंदे की उम्र 30 के करीब रही होगी, रंगत सांवली और कद पस्ता। इसने घनी दाढ़ी मूछें रख छोड़ी थीं और इसकी सबसे नुमायां निशानी इसकी बाईं आंख थी, यानी इसकी बाईं आंख का चिराग गुल हो चुका था। ये नुक्स पैदाइशी नहीं बल्कि हादसाती महसूस होता था। मैंने मुश्ताक की फराहम करदा मालूमात को अपने जहन के एक गोशे में महफूज कर लिया और मज़ीद 10-15 मिनट की पूछगछ के बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी। मुश्ताक ने जो काम की बात बताई थी वो इसी मुलाकाती से मुतालिक थी, जिसे दर्जनों अफराद के बीच आँख वाले ऐब के सबब बआसानी पहचाना जा सकता था। मज़कूरा बेनाम बंदा मेरे लिए इसी वजह से भी दिलचस्पी का बाइस था कि वो मौसा निज़ाम कोट का रहने वाला नहीं था। एक बात तो तय थी कि अगर मकतूल साजा का यार ग़ार माजा मेरे हत्थे चढ़ जाता तो सारा मसला ही हल हो जाता। वही बता सकता था कि इनके पास आने वाला वो यकचश्म बारिश शख्स कौन था। लेकिन मुसीबत ये थी कि माजा मंजर से गायब हो गया था और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मैंने थाने से उठने से पहले मकामी कांस्टेबल नज़ीर हुसैन की ड्यूटी लगा दी कि वो मुतज़क्करा बाला यकचश्म शख्स के बारे में मालूमात जमा करने और खोज लगाने में जुट जाए। इसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं अपने क्वार्टर में आ गया। मेरी रिहाइश थाने की इमारत के पिछवाड़े के वाक़े सरकारी क्वार्टर में थी। क्वार्टर के बाद थाने की हदबंदी थी, फिर सरसब्ज़ व शादाब खेतों का सिलसिला दूर तक फैला नजर आता था। मैंने क्वार्टर में आकर मगरिब की नमाज अदा की और खाने से फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने चौंक कर क्वार्टर के दाखिली दरवाजे की तरफ देखा। अमूमन जब मैं थाने से उठकर क्वार्टर में चला आता था तो फिर थाने के मुख्तसर से अमले में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। मैं अगली सुबह तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा करता था। अलबत्ता मैंने सबसे वाज़ेह अल्फाज में कह रखा था कि इमरजेंसी की सूरत में मुझे किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। चुनांचे जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो बेसाख्ता मेरे दिल से निकला था, खुदा खैर करे। मैंने मुख्तसर सा सहन अबूर करने के बाद क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोला तो कांस्टेबल काजिम अली की सूरत नज़र आई। उसके चेहरे और आंखों से गहरी संजीदगी झलकती थी। खैरियत तो है ना? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। काजिम ने जवाब दिया, चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं जनाब। ओह अच्छा, मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा। ठीक है, इन्हें बिठाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। कांस्टेबल यस सर कहते हुए वापस चला गया तो मैं मुनासिब लिबास पहनने में मसरूफ़ हो गया। जैसा कि अमूमन लोग अपने घरों के अंदर आम कपड़े पहनते हैं, इस वक्त मुझे बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर तो चौधरी से मिलने नहीं जाना था। ताहम लिबास की मौजूद सी तब्दीली के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। चौधरी पहले से कमरे के अंदर मौजूद था। इसके साथ आने वाले दोनों अफराद बाहर बरामदे में बैठे दिखाई दिए थे।
चौधरी जफर अली बड़ी उलझन में नजर आ रहा था। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने कहा, थानेदार साहब, मैं तो निज़ाम कोर्ट में था नहीं, मेरे पीछे ये कैसा गजब हो गया। चौधरी साहब, ये वाकया तो गजबनाक है ही, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। साजा की गर्दन कटी 2 लाख लाश को देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता है कि कातिल मकतूल के लिए अपने दिलो दिमाग में कैसा गैज़ो गजब रखता था। साजा के कत्ल के बारे में कुछ पता चला? उसने तशवीश भरे लहजे में पूछा। अभी तक तो कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं सामने आई, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे इस सिलसिले में आपका भरपूर ताउन चाहिए। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। साजा और माजा मेरे बड़े ख़ास बंदे थे। मुझे पता चला है कि माजा भी कहीं गायब हो गया है। आपको बिल्कुल ठीक पता चला है चौधरी साहब, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। और माजा की पुरस्कार गुमशुदगी ने इस संगीन मामले को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है। मैं तो एक ख़ास जाविये से भी सोच रहा हूँ। ख़ास जाविया? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं समझा नहीं मलिक साहब। सीधी और सादा सी बात है चौधरी साहब, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। साजा को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और माजा पुरस्कार तौर पर गायब हो चुका है। इस सूरत हाल में ये सोचा जा सकता है कि कहीं माजा ही ने तो साजा को ठिकाने नहीं लगा दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो पूरे तयक्कुन से बोला। इन दोनों में बड़ा एका था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तो कुर्बान कर सकते थे, मगर कभी एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकते थे। ये तो एक ठोस हकीकत है चौधरी साहब, मैंने मजबूत लहजे में कहा। साजा को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये काम किसी दोस्त का तो हो नहीं सकता। मैं भी तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माजा किसी भी कीमत पर साजा की जान नहीं ले सकता, वो ताइदी लहजे में बोला। आप मेरी बात नहीं समझे चौधरी साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। साजा को उसके किसी जानी दुश्मन ही ने ऐसे बेईमाना अंदाज में ठिकाने लगाया है। साजा के ऐसे दुश्मन के बारे में आपसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। मैं लम्हे भर को रुका, एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, इस नुक्ते पर भी आप ही रोशनी डालेंगे कि साजा का साथी माजा अचानक कहाँ गायब हो गया है। देखें जनाब, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, इन दोनों की किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि इनकी जान को खतरा लाहक हो, और माजे की अचानक रूपोशी भी मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो उसे कहीं नहीं भेजा और न ही उसने मुझे अपने कहीं जाने के बारे में बताया था। ये सब पेश आ चुका है चौधरी साहब, मैंने कहा, और ये सब सामने की हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो बड़े मुतब्बिराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दरमियान मज़ीद थोड़ी देर तक इसी हवाले से बातचीत होती रही। फिर मैंने चौधरी जफर अली से इस पस्ताकामत यकचश्म बारिश आदमी के बारे में पूछ लिया, जो पिछले चंद रोज से साजा और माजा से मिलने डेरे पर आया करता था। चौधरी ने इस बंदे के हवाले से कतई लाइल्मी का इजहार किया। हमारे दरमियान मज़ीद कुछ देर तक साजा के कत्ल के हवाले से बात होती रही। वो इस सानिया पर खासा परेशान नज़र आता था। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, चौधरी साहब, तफ्तीश का अमल जारी है, आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द साजा के कातिल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊंगा। आप भी अपने तौर पर माजे की रूपोशी का मुअम्मा हल करने की कोशिश करें, और छोटी या बड़ी जो भी बात आपके इल्म में आए, आप सबसे पहले मुझे इससे आगाह करें। जी बिल्कुल, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो यही चाहूँगा कि साजे का कातिल कानून के कटघरे में हो। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और पूछा, साजा की लाश अस्पताल से कब तक आ जाएगी? उम्मीद है कि कल शाम तक या फिर परसों सुबह अस्पताल वाले लाश दे देंगे, मैंने इम्कानी लहजे में कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है जनाब, वो मुझसे मुसाफा करते हुए बोला। आप अपनी तफ्तीश को और तेज़ कर दें। मैं चाहता हूँ साजे का कातिल जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। फिर वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मैं रात को सोने के लिए लेटा तो मेरे जहन में साजा यानी इसकी 2 लाख लाश अपनी तमाम तर वहशत के साथ मौजूद थी। मैं किसी भी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं था कि साजे का कुछ जानी दुश्मन न हो। अगर माजा ने इसे मौत के घाट उतारा था
तो फिर किसी और ने उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल किया था। तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए चंद चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी थी। नंबर 1, साजिद के कत्ल के बाद माजा कहाँ गायब हो गया था। नंबर 2, यकचश्म बारिश अजनबी कौन था। ये और इन्हीं जैसे दूसरे सवालात के साथ नंबर आजमाई करते हुए पता नहीं मैं कब नींद की वादी में उतर गया। अगली सुबह बड़ी तहलका खेज और हंगामा परवर साबित हुई। गुज़िश्ता रोज़ तो थाने पहुंचने के बाद मुझे बताया गया था कि कब्रिस्तान के करीब साजा की लाश पड़ी पाई गई थी, लेकिन इस सुबह मैं अभी अपने क्वार्टर ही में था कि एक सनसनीखेज इत्तला मुझ तक पहुंच गई, और ये इत्तला मकतूल साजा के जिगरी यार माजा के बारे में थी। माजा को साजा से भी ज़्यादा बहीमाना अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं जल्दी से तैयार होकर थाने पहुंचा और कांस्टेबल काजिम अली के साथ फिलफोर्स जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। वकुआ मौसा निज़ाम कोट के मशरिक में बहने वाली नहर का किनारा था और रेलवे लाइन से 200-250 गज मशरकी सिमत में रवां दवां था। माजा की 2 टुकड़े लाश इसी नहर के किनारे पड़ी मिली थी। इसकी गर्दन तो धड़ के साथ ही जुड़ी हुई थी, ताहम कमर पर तकरीबन नाव के मकाम से 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था। ये काम किसी नहायती तेज धार वाले खतरनाक आले की मदद से किया गया था। इस लाश के दोनों टुकड़ों की खास बात ये थी कि वो बूरे बुरादे से अटे हुए थे। यूँ महसूस होता था कि माजा को सुपुर्द मौत करने के बाद बुरादे के किसी ढेर में दबा दिया गया हो। मैं उकड़ू बैठकर बगौर लाश का जायजा लेने लगा। माजा को बड़ी इबरतनाक मौत मारा गया था। मौत तो साजा की भी कुछ कम इबरतनाक नहीं थी। इन कत्ल की दोनों वारतों में कदरे मुश्तरक इनके जिस्मों का कटाव था, यानी इनके बदनों को जिस वहशतनाक अंदाज में काट कर 2 कर दिया गया था, वो एक ही जानिब इशारा करता था कि इस काम के लिए छुरी, चाकू, खंजर या कुल्हाड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई होगी। आलाए कत्ल बहुत ही खतरनाक और तेज धार था, मसलन कोई आरी वगैरह। बहरहाल मेरा जहन इस नतीजे पर तो पहुंच गया था कि साजा और माजा का कातिल कोई एक ही शख्स था। मुझे इस नामुराद की तलाश थी। माजा की लाश की दरियाफ्त का सहरा शौकत नामी एक छोटे जमींदार के सर बनता था। शौकत का ताल्लुक नजीबपुरा से था। वो अलग सुबह नहर की तरफ गया तो नहर के किनारे 2 टुकड़े इंसानी जिस्म को पड़े देखकर वो दहशतज़दा अंदाज में चिल्लाने लगा था। वो बूरे से अटे इन इंसानी हिस्सों को तो शनाख्त नहीं कर पाया था, ताहम जब उसकी चीखों पुकार पर चंद लोग वहाँ जमा हो गए तो माजा को पहचान लिया गया। ये पहचान इसलिए भी आसान हो गई थी कि गुज़िश्ता रोज़ कब्रिस्तान के करीब से साजा की 2 लाख लाश मिल चुकी थी और सब लोग इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि माजा मंजर आम से गायब हो चुका है। मैंने शौकत नामी इस जमींदार से घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात किए, मगर मंजूर की तरह वो भी मुझे कोई मुफीद मालूमात फराहम न कर सका। मैं मौके की कार्रवाई से फारिग हुआ ही था कि चौधरी ज़फ़र अली भी वहाँ पहुँच गया। मलिक साहब, ये सब क्या हो रहा है? वो माजे की लाश की तरफ इशारा करके बिखरे हुए लहजे में बोला। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। एक के बाद एक मेरे 2 अहम आदमी बड़े वहशतनाक अंदाज में कत्ल कर दिए गए। वो गंभीर अंदाज में बोला, पुलिस इस सिलसिले में क्या करती फिर रही है? पुलिस की कारकर्दगी भी आपसे ढकी छुपी नहीं चौधरी साहब, मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा। मुझे आपसे भी ज़्यादा इस शख्स की तलाश है जिसने बड़ी बेदर्दी से साजा और माजा को मौत के घाट उतारा है। ऐसा काम इनका कोई जानी दुश्मन ही कर सकता है। तो जनाब ढूंढे ना इस जानी दुश्मन को। साजा और माजा आपके खास बंदे थे, मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा। इनके किसी खुफिया दुश्मन की निशानदही भी आप ही की तरफ से होगी। मैं आपके ताउन के बगैर एक कदम भी दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ सकता। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं मौके की ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद थाने जा रहा हूँ। आप भी वहीं आ जाएं, फिर इस मसले पर बात करते हैं। एक बात जहन में रखें। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और पूछा, कौन सी बात जनाब? कातिल जो कोई भी है वो आपकी नज़र से चाहे ओझल हो, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, मगर वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं। क्या मतलब? वो घबराकर अपने इर्द गिर्द में देखने लगा। चौधरी ने ऐसा रद्द-ए-अमल दिया था जैसे नामालूम कातिल उसके बगल में खड़ा हो। वो खासा घबरा गया था।
मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मतलब ये कि अभी तो किसी खास बंदे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं हथकड़ी लगाकर साजा और माजा के कातिल को आपके सामने खड़ा कर दूंगा ना, तो मुझे यकीन है कि आप कहेंगे, इस बंदे को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो दुआई अंदाज में बोला। फिर कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ से फारिग होकर मेरे पास हवेली में आ जाएं, वहीं बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। चौधरी जफ़र अली के जाने के बाद मैंने कासिम अली की मदद से मौके की कार्रवाई निपटाई और माजा की 2 लाख लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। कासिम को मैंने लाश के साथ ही रवाना कर दिया था। आला कत्ल की तलाश में मैंने कुछ ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे इस अमर का यकीन हो गया था कि मैं लाख कोशिश कर लूँ, आला कत्ल को बाजियाब करने में कामयाब नहीं हो सकूँगा। सादा और माजा की 2 लाख लाशों को देखकर ये बात पाया सबूत को पहुँच चुकी थी कि मैं आला कत्ल हासिल करना नामुमकिनात में से था। लिहाजा मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो कातिल की तलाश पर मरकूज कर दी। थाने की तरफ वापसी में जैसे ही मैंने रेलवे लाइन अबूर की, मेरी नज़र मंजूर पर पड़ी। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। उसकी निज़ाम कोट में किराने की दुकान थी। साजा की लाश गुज़िश्ता रोज़ उसी ने दरियाफ्त की थी जब वो अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान की तरफ गया था। वो मेरे करीब पहुंचा तो इससे पहले कि मैं से कोई सवाल करता, उसने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब, सुना है कि माजा को भी किसी ने कत्ल के बाद नहर के किनारे फेंक दिया था। किसने? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। माजा को किसने कत्ल किया है? वो बौखलाकर मुझे देखने लगा। ये तो मुझे पता नहीं जनाब। क्या तुम नहर की तरफ जा रहे हो? मैंने इससे सवाल किया। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। कोई फ़ायदा नहीं है अब उधर जाने का, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैंने माजा की लाश को सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया है। तुम्हें अगर चलना ही है तो मेरे साथ थाने चलो। थाने वाली बात एक ख़ास हवाले से अचानक ही मेरे जहन में आ गई थी। मैंने हालात की कशीदगी को काटने के लिए मंजूर से थोड़ी सी तफरीह लेने के बारे में सोचा। तुम्हारा जुर्म बड़ा संगीन है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। पर मैंने आखिर किया क्या है? उसकी परेशानी सिवा हो गई। तुमने कल सुबह इधर कब्रिस्तान में मुझे बताया था कि तुम 3-4 पीढ़ियों से इधर निज़ाम कोठी में रह रहे हो। जी, उसने एक लफ्ज़ी जवाब पर इत्तफाक किया। ताहम इस एक लफ्ज़ में भी ज़माने भर की वहशत सिमटी हुई थी। मैंने पूछा, फिर तो तुम निज़ाम कोट में रहने वाले एक एक बंदे से वाकिफ़ होगे और यहाँ पेश आने वाले हर छोटे बड़े वाक़ये से भी। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है मंसूर, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैं थाने में बैठकर तुम्हारे साथ पुराने वक्तों की कुछ बातें करना चाहता हूँ। ओह, उसने एक आसूदा सांस खारिज की और उसकी जान में जान आई। ठीक है, चलें जी, वो हाथ की पुश्त से माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं मंजूर को साथ लेकर थाने पहुंच गया। मंजूर की उम्र 40 से ज़्यादा थी। वो एक आम सा देहाती इंसान था और मौजा निज़ाम कोट में किराने की दुकान चलाता था। ये दुकान उसके घर के बैरूनी हिस्से में थी। इसकी बीवी का नाम कुलसुम था और 2 बेटियों के नाम अलल तरतीब राबिया और सईदा थे। इन बहनों से बड़ा भाई शाहिद सांप के डसने से ज़िंदगी हार गया था और कब्रिस्तान की ज़मीन ओढ़कर सो रहा था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन मुझसे मिलने आ गया। वो खासा पुरजोश और बेकरार दिखाई देता था, जैसे कोई अहम इत्तला लेकर आया हो। इसकी कैफियत के पेश नज़र मैंने पूछ लिया, नज़ीर हुसैन, कोई ख़ास बात? मैंने नज़ीर हुसैन को एक चश्म बारिश पुरस्रार बंदे के बारे में मालूमात जमा करने का मिशन सौंप रखा था। वो सुमाइनी अंदाज में मंजूर की तरफ देखते हुए बोला, जी मलिक साहब, मैं तन्हाई में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। चलो ट्रायल रूम में बैठकर बात करते हैं। ये बात तो मेरी समझ में आ गई थी कि नज़ीर हुसैन के जहन में जो कुछ भी था वो मंजूर के सामने बयान नहीं करना चाहता था। हम चलते हुए उस कमरे में आ गए जहाँ ख़तरनाक मुजरिमों की ज़बान खुलवाने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के तफ्तीशी हरबे आजमाए जाते थे। इस कमरे को उर्फ़ आम में ड्राइंग रूम भी कहा जाता है। वहाँ 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। हम आमने सामने बैठ चुके तो मैंने कहा,
हाँ नज़ीर हुसैन, अब बताओ क्या बात है? मलिक साहब, मैंने इस बंदे का सुराग लगा लिया है, उसने सरसराती हुई आवाज़ में बताना शुरू किया। कौन? वो एक आंख और दाढ़ी वाला बंदा, मैंने कित कलामी करते हुए कहा। जी हाँ वही, वो गहरी संजीदगी से बोला। उसका नाम खुशी मोहम्मद है और वो नजीबपुरा में रहता है। नजीबपुरा और निज़ामकोट के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। दोनों गांव के बीच रेलवे लाइन हाइल थी या फिर लहराते और सरसब्ज़ व शादाब खेत थे। नज़ीर हुसैन के इंकिशाफ ने मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने इज़्तिराबी लहजे में कहा, क्या तुम्हारी खुशी मोहम्मद से मुलाकात हुई है? नहीं जी, मुलाकात तो नहीं हुई, वो सादगी से बोला। आपका हुक्म होगा तो उसे पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तो ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम इसे पकड़कर ले ही आओ, बाकी बातें बाद में होंगी। ज़रा पता तो चले वो साजा और माजा से किस सिलसिले में मुलाकातें करता था। ठीक है जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। नज़ीर हुसैन को रुखसत करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया, जहाँ मंसूर किराना फरोश बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर वो खड़ा हो गया। बैठो बैठो मंसूर, ये कहते हुए मैंने अपनी सीट संभाल ली। वो भी वापस अपनी जगह पर बैठ गया। मंसूर, मैंने उसे मुखातिब करते हुए तमहीद बांधी ताकि वो इस पूछगछ की गर्ज़ ग़ायत से अच्छी तरह आगाह हो जाए। कल सुबह तुमने साजे की लाश कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर दरियाफ्त की थी और अपनी आंखों से ये भी देखा था कि साजे को कितनी बेदर्दी से गर्दन काट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। जी थानेदार साहब, वो झुरझुरी लेते हुए बोला। मैं इस मंजर का तसव्वुर भी करता हूँ तो रूह फना होने लगती है। माजे की लाश का मंजर साजे की लाश के मंजर से भी ज़्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे कमर के मकाम से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक दिन के वक्फे से 2 लाशों का मंजर आम पर नजर आना कोई मामूली बात नहीं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी एक ही बंदे ने इन दोनों अफराद को कत्ल किया है। मुझे भी यही लगता है, मैंने कहा, और इस कातिल तक तुम मुझे पहुंचाओगे मंसूर? मैं? वो एक मर्तबा फिर बौखलाहट का शिकार दिखाई दिया। जनाब, मुझे क्या पता कि वो आदमी कौन है? तुम्हें नहीं पता? मुझे तुम्हारी बात का यकीन है मंसूर, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर जनाब? उसकी उलझन में इजाफा हो गया। फिर ये कि तुम मेरी एक बात से ज़रूर इत्तेफाक करोगे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, कि कातिल जो कोई भी है वो साजा और माजा से शदीद किस्म की नफ़रत करता है। जी ज़ाहिर है, ये बात तो यकीनी है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। साजे की गर्दन कटी लाश को देखकर तो ये बात और भी पक्की हो जाती है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मंजूर, तुमने इसी गांव में आंख खोली है, यहाँ बसने वाले एक एक बंदे के हालात और मामला से तुम अच्छी तरह आगाह हो। ज़रा ज़हन पे जोर डालो और मुझे बताओ कि साजा और माजा को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने वाला शख्स कौन हो सकता है? जनाब, अगर मुझे पता होता तो मैं कल सुबह आपको ना बता देता, वो माजरत खान अंदाज में बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये तो जानते होगे ना कि माजी में इन दोनों का गांव के किसी वसनीक से कोई शदीद नौयत का झगड़ा हुआ हो? मैंने कुरैत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, जिसमें साजा और माजा के हाथों किसी को नुकसान उठाना पड़ा हो। बराह रास्त तो ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जनाब, लेकिन क्या? वो रुका तो मैंने फ़ौरन सवाल कर दिया। साजा और माजा के अलावा 2 और बंदे भी चौधरी साहब की ज़मीनों पर काम करते थे, उसने बताया। एक का नाम अली नवाज़ और दूसरे का नाम चांद मोहम्मद था। ये दोनों खासे अथरे और मुँहज़ोर किस्म के बंदे थे और फड्डे झगड़े के कामों में पेश रहते थे। गांव ही के एक नौजवान के हाथों अली नवाज़ और चांद मोहम्मद का कत्ल हो गया था, जिसका ज़ाहिर है साजा और माजा को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि दोनों साजा और माजा के साथ ही डेरे पर रहते थे। मंजूर की ज़बान से बरामद होने वाले हक़ाइक़ माज़ी नहायत कारआमद और सनसनीखेज़ था। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या इस नौजवान का नाम खुशी मोहम्मद था? उसने बेसाख्ता नफ़ी में गर्दन हिला दी। सांवले रंग का एक पस्ता कद आदमी
मैंने मंसूर की आंखों में झांकते हुए पूछा, जिसने घनी दाढ़ी मूछें रखी हुई थी और उसकी बाईं आंख भी नहीं थी, यानी कि वो काना था। बिल्कुल नहीं जनाब। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनने के बाद उसने कतई लहजे में कहा, आप पता नहीं किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको जिस बंदे के बारे में बताया है उसका नाम जावेद उर्फ जीदा था। अब तो वो बेचारा जेल में सड़ रहा है। इसका किस बात पर अली नवाज और जान मोहम्मद के साथ झगड़ा हुआ था, ये जान लेने के बावजूद भी कि खुशी मोहम्मद और जीदा दो मुख्तलिफ आदमी थे, मैंने अपनी मालूमात की कसर से पूछ लिया, जीदा के घर के दीगर अफराद तो इसी गांव में मौजूद होंगे ना? नहीं जनाब, कोई भी नहीं, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब मंसूर? जनाब, बड़ी दर्द भरी दास्तान है इस बदनसीब जीदा की भी। वो दुखी लहजे में बोला, आप सुनकर क्या करेंगे? मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मेरे थाने की हुदूद में पेश आने वाले हर छोटे बड़े वाक़ये की मुझे खबर होनी चाहिए, चाहे वो वाक़या हाल का हो या उसका ताल्लुक माजी से हो। वो मेरे मकसद की तह तक पहुँचने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोला, अच्छा जी, बताता हूँ। इतना कहकर वो खामोश हो गया। शायद वो माजी के बिखरे हुए मुत्तहिद वाक़यात को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने गहरी दिलचस्पी और संजीदगी से उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। चंद लम्हात के गंभीर तवक्कुफ के बाद उसने बोलना शुरू किया। इसके एक एक लफ्ज़ से हुस्न व मलाल टपकता था। मलिक साहब, ये कोई 6 साढ़े 6 साल पहले का वाक़या है। मैंने जिस जीदे का जिक्र किया है वो इस गांव में अपने माँ बाप और छोटी बहन आबदा के साथ रहा करता था। वो गरीब घराना बड़े शरीफाना अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा था कि वो वाक़या रूनुमा हुआ जिसने जीदा को 2 आदमी का कातिल बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हुआ क्या था? वो सांस हमवार करने के लिए रुका तो मैंने पूछ लिया। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैं वही तो बताने वाला हूँ जनाब, वो सादगी से बोला। जीदे की छोटी बहन आबदा बहुत खूबसूरत थी और वो बड़ी दिलकश लगा करती थी। जान मोहम्मद और अली नवाज की पूरी नज़रें जब आबदा को मेला करने के लिए पर तोलने लगीं तो जीदे का खून खोल उठा। उसने चौधरी के बंदों को समझाने की कोशिश की। जीदा के बाप करमदीन ने चौधरी जफर अली से इस हवाले से शिकायत भी की, लेकिन जान मोहम्मद और अली नवाज साफ मुकर गए और आबदा ही को कसूरवार ठहरा दिया। ये देखकर जीदे का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा और उसने तेश में आकर इन दोनों को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दीं, जिसका अली नवाज और जान मोहम्मद पर कोई असर न हुआ और उन्होंने चौधरी के बंदे होने का फ़ायदा उठाते हुए अपनी रविश जारी रखी और एक रात मौका पाकर उन्होंने आबदा को अगवा करने के बाद बर्बाद कर डाला। अगली सुबह आबदा की बेहुरमत लाश खेतों के अंदर पड़ी मिली थी। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, किसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जुल्म और बर्बरियत की दास्तान अली नवाज और जान मोहम्मद ने रकम की होगी, मगर जीदा को 101% यकीन था कि बेगैरती का ऐसा मुजाहिरा इन्हीं दोनों ने किया है। आपदा वाले वाक़ये ने जीदे को होशो खिरत से बेगाना कर दिया और अगले ही रोज़ उसने दिन दहाड़े दर्जनों अफराद की नज़रों के सामने खंजर के पे दर पे वार करके अली नवाज और जान मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया और ख़ुद ही थाने पहुंचकर गिरफ्तारी भी दे दी। ओह, बहुत ही अफसोसनाक और दिल गिरफ्तार वाक़या है। मंजूर के खामोश होने पर मैंने कहा और फिर पूछा, जीदे के वालिदैन का क्या हुआ? वो कहाँ हैं अब? उसने एक बोझल सांस खारिज की और बताने लगा, जीदे की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद निज़ाम कोर्ट में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक रात करमदीन और साबरा बीबी अपने घर में आराम से सोए थे कि अचानक आग भड़क उठी। फिर इससे पहले कि वो उठकर खुद को बचाने की कोशिश करते, आग ने घर के साथ ही इन्हें भी जलाकर खाकिस्तान कर दिया। सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। कहानी खत्म। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मंसूर, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, कोई इतनी गहरी नींद नहीं सो सकता कि घर के साथ ही जलकर राख हो जाए और उसकी आंख भी न खुले। यही बात और भी चंद लोगों की समझ में नहीं आई थी थानेदार साहब।
वो गहरी संजीदगी से बोला, और इनका ख्याल था कि पहले करमतीन और साबरा बीवी को मौत के घाट उतारा गया था, बाद अज़ां इनके घर को नजर आतिश करके किस्सा तमाम कर दिया गया था। ये बात जेल में बंद चीदे तक भी पहुंची थी, मगर मुख्तलिफ अंदाज में। मैंने चौंकते हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। मंसूर, जरा अपनी बात की वजाहत तो करो। जनाब, इसी गांव के किसी बंदे ने चीदे को जाकर बताया था कि उसके वालिदैन को साजा और माजा ने कत्ल किया है। मंसूर ने बताया, उन्होंने अली नवाज और जान मोहम्मद का इंतकाम लेने के लिए पहले बूढ़े मियाँ बीवी को जान से मारा, फिर घर को आग लगाकर अपने सीनों में रोशन आग को ठंडा कर लिया। फिर जीदे ने इस इत्तला पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था? वो बेचारा जेल की आहनी सलाखें तोड़कर यहाँ तो आ नहीं सकता था, मंसूर ने बददिली से बताया। उधर कैद ही में पेचोताब खाकर रह गया होगा। इन लम्हात में मेरा जहन नहायत तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। मंसूर की ज़बानी बिलाखिर ये बात सामने आ गई थी कि साजा और माजा से बेपनाह नफरत करने वाले शख्स का नाम था जावेद उर्फ जीदा। जीदे को कितने साल की सज़ा हुई थी? मैंने पूछा। उम्र कैद की सज़ा सुनने में आई थी, मंसूर ने बताया। दर्जनों आदमियों के सामने जान मोहम्मद और अली नवाज को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, और मकतूल भी चौथी जफर अली के आदमी थे। जीदे को जितनी भी सज़ा हो जाती कम थी। कहीं मैंने पुरसोच और टटोलने वाली नज़र से मंसूर को देखा और कहा, जीदे ही ने तो साजा और माजा का काम तमाम नहीं कर दिया? क्या कह सकते हैं जनाब, जीदे को तो जेल गए अभी 6.5 साल हुए हैं। वो उलझन भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। उम्र कैद इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकती है? बाज़ कैदी अपनी सज़ा पूरी होने से पहले भी जेल से बाहर आ जाते हैं, मैंने बदस्तूर सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जेल तोड़कर? ओह! वो सरासीमा नज़र से मुझे तकने लगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीदा जेल तोड़कर निकल आया है और अपने माँ बाप का इंतकाम लेने के लिए उसने साजा और माजा को कत्ल कर दिया है? ऐसा सोचने में कोई कबाहत नज़र नहीं आती, मैंने ठोस लहजे में कहा। मुजरिमों के जेल से फरार होने का इक्का दुक्का वाक़या तो पेश आता ही रहता है, लेकिन जनाब, मंसूर ने अपनी समझ-बूझ के मुताबिक बड़े पते की बात की। अगर जीदा वाकई जेल से फरार हुआ होता तो कानून के मुहाफिज उसकी तलाश में सबसे पहले निज़ाम कोर्ट ही का रुख करते, जबकि यहाँ ऐसी कोई बात देखने या सुनने में नहीं आई। चलें अभी देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आता है, मैंने गोलमोल अल्फाज में कहा। मैंने कांस्टेबल नज़ीर हुसैन को खुशी मोहम्मद की तरफ भेजा तो है, वो वापस आने वाला ही होगा। खुशी मोहम्मद? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। ये वही बंदा है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिसका जिक्र किया था, वो सांवला और एक आंख वाला? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उस बात में गर्दन हिलाई। खुशी मोहम्मद इसी बंदे का नाम है। इस बंदे के बारे में मुझे भी कुछ बताएं जनाब, वो मिन्नत-रेज़ लहजे में बोला। आइंदा 5 मिनट में मैंने मुश्ताक की फराहम करदा इत्तलात की रोशनी में मंसूर को खुशी मोहम्मद के बारे में मुख्तसरन बता दिया और अपनी बात के इख्तिताम पर कहा, अभी ये मामला किसी और को नहीं बताना। मेरे इस जुमले से तंबीह झलकती थी, वरना ये केस बिगड़ कर रह जाएगा। आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमारे दरमियान इसी मौजू पर बातचीत चल रही थी कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन आ गया। मैंने फ़ौरन उसे अपने पास बुला लिया। वो उलझन का शिकार दिखाई देता था। मैंने पूछा, क्या बात है नज़ीर हुसैन, खुशी मोहम्मद किधर है? वो तो कहीं भी नहीं है मलिक साहब, वो परेशानी से बोला। कहीं भी नहीं है? क्या मतलब? जनाब, वो आज सुबह से गायब है, कांस्टेबल ने बताया। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। तुमने उसके घर वालों से पूछताछ की? उसका कोई घर हो तो मैं पूछताछ करूँगा ना। नज़ीर हुसैन, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए बरहमी से कहा। तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि वो नजीबपुरा का रहने वाला है। जी हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था, वो अपनी पोजीशन को साफ करते हुए बोला। वो पिछले कुछ अरसे से नजीबपुरा में रह रहा था, मगर इसका घर यहाँ पर नहीं। नज़ीर हुसैन के ताज़ा तरीन इंकशाफात ने मेरी सोच में हलचल मचा दी। मैंने इज़्तिराबी लहजे में पूछा, अगर उसका घर नजीबपुरा में नहीं है तो फिर वो यहाँ किसके पास रह रहा था? उसने मकबूल हुसैन के पास नौकरी कर रखी थी, कांस्टेबल ने जवाब दिया।
और उसी के पास ठहरा हुआ था। साजा और माजा के कत्ल के हवाले से खुशी मोहम्मद पर मेरा शक और भी पुख्ता होता चला गया। वो बंदा पुरस्कार अंदाज में डेरे पर आकर साजा और माजा से मुलाकातें किया करता था और इनकी बहीमाना बात के बाद यकायक वो मंजर से गायब हो गया था। और फिर सबसे अहम नुक्ता ये था कि वो इस इलाके का रहने वाला भी नहीं था। मकतूल हुसैन के पास वो किस किस्म की नौकरी करता था? मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। मकतूल हुसैन ने नजीबपुरा में अपने घर के करीब ही आरा मशीन लगा रखी है। मेरे तसव्वुर में इस वक्त माजे की 2 लाख लाश रोशन हो गई। उसका मुर्दा बदन बुरादे से अटा हुआ था। आरा मशीन और बुरादे का चोली दामन का साथ है। जहाँ भी लकड़ी को काटा जाए बुरादा ज़रूर पैदा होता है। जी हाँ, आरा मशीन, उसने जोर देकर कहा। मकतूल हुसैन आरा मशीन पर मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियों की कटाई का काम करता है। उसकी अपनी टाल भी है। खुशी मोहम्मद इसी आरा मशीन पर काम करता था और उसकी रिहाइश भी आरा मशीन वाले अहाते ही में थी। सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह मेरे सामने आया हो चुकी थी। साजा की गर्दन और माजा की कमर जिस अंदाज में काट कर इन्हें मौत के घाट उतारा गया था, और ये बात भी तय थी कि अपनी कटाई के वक्त साजा और माजा होशो हवास में नहीं रहे होंगे, वरना वो अपने साथ होने वाले जालमाना सलूक पर इतना उधम मचाते कि पूरा नजीबपुरा आरा मशीन की तरफ मुतवज्जा हो जाता। ये बात वाज़ेह हो जाने के बाद कि साजा और माजा के कत्ल में खुशी मोहम्मद के सिवा किसी और का हाथ नहीं हो सकता, मैं रेड अलर्ट हो गया। अब पहली फुर्सत में मुझे खुशी मोहम्मद को तलाश करना था और मैं यकचश्म बारिश बंदे के बारे में मकबूल हुसैन से ज़्यादा हमें कोई और नहीं बता सकता था। नज़ीर हुसैन, हमें अभी नजीबपुरा जाना है। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मकबूल हुसैन से कड़ी पूछताछ बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है मलिक साहब, वो चाक और चौबंद लहजे में बोला। मैं अभी एक टांगे का बंदोबस्त करता हूँ। मेरी देखा देखी मंजूर भी उठ खड़ा हो गया था। उसने मुझसे पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है थानेदार साहब? तुम अपने घर जाओ और किराने की दुकान चलाओ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, और जीदे के हवाले से मैंने तुम्हें जो हिदायत दी हैं उनको जहन में रखना। जी मैं समझ गया, वो फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। वो मार्च की एक चमकती हुई दोपहर थी। आज सुबह ही से ऐसी भागदौड़ मची हुई थी कि दोपहर के खाने का होश ही नहीं रहा था। भूख अच्छी खासी महसूस हो रही थी, लेकिन फर्ज आड़े आ रहा था। मैं इस फार्मूले का हामी हूँ कि पहले काम फिर ताम फिर आराम। सो मुझे पहले मकबूल हुसैन की खबरगिरी करना थी। बाकी के मामला बाद में भी निपटाए जा सकते थे। पेट में अगर भूख बर्दार चूहे हॉकी का मैच खेल रहे थे तो जहन में सनसनीखेज ख्यालात का घमसान करन पड़ा हुआ था। मुझे यकीन था आज का सूरज गुरूब होने से पहले मैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा। साजा और माजा का कातिल अगर मेरे हत्थे ना भी चढ़ा तो इस तक रसाई का रास्ता ज़रूर मुझे मिल जाएगा। जब हम आरा मशीन पर पहुंचे तो मकबूल हुसैन किसी गाहक के लिए टाल पर लकड़ियां तोल रहा था। वो इससे पहले नज़ीर हुसैन से अवामी लिबास में मुलाकात कर चुका था। अब जो उसने दोबारा वर्दी पोश पुलिस वालों को अपनी जानिब आते देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट के आसार पैदा हुए। नज़ीर हुसैन पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों में शनासाई झलकी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी जानिब मुतवज्जा हो गया। मकबूल हुसैन, क्या हो रहा है? मैंने उसके करीब पहुंचते ही सवाल किया। लकड़ियां तोड़ रहा हूँ सरकार, उसने मिस्कीन लहजे में कहा। मकबूल की उम्र 55 और 60 के दरमियान नजर आती थी। वो गंदुमी रंगत वाला एक आम सा देहाती था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए तेज लहजे में पूछा, आज तुम्हारा आरा क्यों नहीं चल रहा? खुशियाँ पता नहीं किधर गायब हो गया है, बोल झंझदा लहजे में बोला। आज सुबह से नजर नहीं आ रहा। चाचा, तुम खुशी मोहम्मद की बात कर रहे हो ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तेज लहजे में पूछा। वो जिसकी एक आंख का चिराग बुझ चुका है? जी हाँ, बिल्कुल वही, वो चौंके हुए लहजे में बोला। आपको खुशिया का कुछ पता है जी? बस इतना पता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। क्या मतलब जी जनाब? उसकी हैरत परेशानी में बदल गई। तुम घबराओ नहीं चाचा, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा।
अगर खुशियाँ तुम्हें धोखा देकर कहीं गायब हो गया है तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आज से तुम्हारी आरा मशीन मैं चलाऊँगा। जी? वो हक्का बक्का होकर मुझे तकने लगा। मैंने मकबूल हुसैन की हैरत और तशवीश को नज़रअंदाज करते हुए कांस्टेबल से कहा, आओ नज़ीर हुसैन, देखते हैं कि आरा मशीन क्या कह रही है। हम दोनों मकबूल हुसैन को हैरान और परेशान छोड़कर आरा मशीन पर पहुंचे। मशीन के निचले हिस्से में बूरे का एक नुमाया ढेर नजर आ रहा था। मैंने नज़ीर हुसैन से कहा, इधर टाल से एक दो लकड़ियां उठा लाओ। इसी लम्हे गधे के हिनाने की आवाज़ उभरी। मैंने पलटकर देखा, टाल की दूसरी जानिब और अहाते के अंदर ही एक गधा खड़ा नजर आया। इस वक्त वो गधा मेरी ही तरफ देख रहा था। मज़कूरा गधे के नज़दीक की दीवार के साथ एक गधा गाड़ी भी नजर आ रही थी। गधे के हिनाहट ने मेरे रगों में एक सनसनीखेज लहर सी दौड़ा दी थी। मैंने जानवरों की नफ्सियात और रवैयों पर बहुत कुछ पढ़ रखा था। यहाँ जानवरों से मेरी मुराद हैवान हैं। हैवान नातिक यानी इंसान की बनिस्बत इनकी हिस्सियात ज़्यादा तेज़ होती हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हैवान फितरतन और माहौल के बारे में इंसान से ज़्यादा जानकारी रखता है। ताहम क़ुव्वत गोयाई या क़ुव्वत इज़हार की अदम मौजूदगी के बायस ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोशी इख्तियार किए रहने पर मजबूर होता है। अलबत्ता बाज़ संगीन हालात में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल कर ये बहुत कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करता है। जैसा कि बाज़ हादसातों सानिहात से पहले कुत्ते और बिल्लियाँ अपने हलक से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। मुझे यकीन था कि मकबूल हुसैन के गधे की हिनाहट बेमायने नहीं होगी। नज़ीर हुसैन के साथ ही मकबूल हुसैन भी मेरे करीब आ गया था। मैंने इसे कोई बात नहीं की और एक लंबी लकड़ी की मदद से बूरे के ढेर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मेरी देखा देखी नज़ीर हुसैन भी इसी काम में जुट गया और बहुत जल्द कामयाबी ने हमारे हाथ पांव चूम लिए। हमने बुरादे के ढेर का पोस्टमार्टम किया तो वो तमाम तर शवाहिद हासिल हो गए जिनसे इस अमर की तस्दीक होती थी कि किसी खूनालूद लाश को यहाँ दफन किया गया था। गोया माजा की लाश के दोनों हिस्सों के बुरादों में अटे हुए होने का राज फाश हो चुका था। इस संगीन इंकिशाफ पर मकबूल वहशतज़दा हो गया। फिर उसके हलक से कपकपाती हुई आवाज़ खारिज हुई, ये खून कहाँ से आया? ये साजा और माजा का खून है मकबूल हुसैन, मैंने जहरीले लहजे में कहा। इन दोनों बंदों को तुम्हारी आरा मशीन पर काट कर मौत के घाट उतारा गया है। वो थर-थर काँपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने कब कहा है कि साजा और माजा को तुमने कत्ल किया है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी संजीदगी से कहा, यह काम तुम्हारे मुलाजिम खुशिया ने किया है। बताओ वो कहाँ गायब हुआ है? रब्दी सो मुझे कुछ पता नहीं, वो मिन्नत रेस लहजे में बोला। आप मुझ पर शक न करें जनाब। मैंने मकबूल हुसैन को एक चारपाई पर बैठने के लिए कहा। उसकी हालत खासी गैर हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैंने उसे आराम से बैठने के लिए ना कहा तो वो ढह जाएगा और हो सकता है कि ज़िंदगी भी हार बैठे। तुम अपने जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालो मकबूल हुसैन, मैंने नरमी से कहा। इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि तुम मुजरिम नहीं हो, मगर मैं ये बात भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तुम्हारे ताबन ही से कातिल तक पहुँचूँगा। तुम खुद को और अपने हवास को काबू में रखो, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। इसके सर्द होते चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। मैं नज़ीर हुसैन को साथ रखकर मौके की कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। जैसा कि मैंने बताया, आरा मशीन के नीचे जमा शुदा बुरादे के अंदर से साजा और माजा के खून के आसार मिल गए थे। ये बात मैं हालात और वाक़ियात की रोशनी में कह रहा हूँ, वरना तस्दीक तो इस खून के लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद ही हो सकती थी। हमने इस अहाते के कोने कोने की तलाशी ली जहाँ मकबूल हुसैन ने लकड़ी की टाल और आरा मशीन लगा रखी थी। पुराने सामान के अंदर से मुझे इस्तेमाल शुदा कपड़ों के चंद ऐसे टुकड़े भी मिल गए जो खून आलूदा थे। अगलब इम्कान यही था कि साजा और माजा की कटाई के बाद कपड़े के इन टुकड़ों से आरा मशीन को साफ किया गया था। मैंने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए बुरादे के अलावा ये खून आलूद पार्चाजात भी महफूज कर लिए और ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मकबूल हुसैन के पास आ गया। वो काफ़ी हद तक संभल चुका था। मैंने उसकी हालत को इत्मीनान बख्श पाकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। खुशी मोहम्मद तुम्हारा क्या लगता था मकबूल हुसैन? कुछ नहीं जी,
उसने सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरी इससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मुझे पता चला है कि वो इस इलाके का रहने वाला नहीं था। मैंने कहा, जब तुम उसे जानते नहीं, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, तो फिर इसे मुलाजमत पर कैसे रख लिया? तुमने इसकी कोई पूछ परतीत नहीं की थी? मैंने पूछ परतीत की ज़रूरत महसूस नहीं की थी जनाब। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कदरे सख्त अंदाज में कहा। तुमने न सिर्फ इसे आरा मशीन पर मुलाजिम रख लिया, बल्कि इसकी रिहाइश का भी इधर बंदोबस्त कर दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मिनमिनाया। इस भरोसे और अंधे एतमाद की वजह? मैंने तेज आवाज में पूछा। इसकी वजह सफदर अली है थानेदार साहब। सफदर अली? मैंने इसे घूर कर देखा। ये कौन है चाचा? सफदर मेरा छोटा भाई है जनाब, उसने बताया। वो टोबा टेक सिंह में रहता है। खुशियाँ इसका रुका लेकर आया था मेरे पास। कैसा रुका? मैंने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। खुशियाँ सफदर से जो रुका लाया था इसमें लिखा था। वो मुझे तफसीलात से आगाह करने लगा कि खुशियाँ एक लावारिस शख्स है, इसका दुनिया में कोई नहीं, और ये सफदर के एक दोस्त रमज़ान अली का बेटा है। सफदर ने इस रुके में मुझसे कहा था कि मैं खुशियाँ को अपने पास नौकर रख लूँ। ये बहुत भरोसे और काम का बंदा है, इसे तनख्वाह वगैरह की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। अगर रोटी कपड़ा और रहने की जगह भी मिल गई तो ये बहुत खुश रहेगा। ये भी सारी कहानी थी थानेदार साहब। और तुमने बगैर किसी तस्दीक के खुशिया को अपने पास मुलाजिम रख लिया? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। जनाब, आप ही बताएं, मैं तस्दीक कैसे कर सकता था? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैं सफदर से पूछने झंग से टोबा टेक सिंह तो जा नहीं सकता था। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बोला। मैंने सफदर के रुके पर यकीन करके खुशिया को अपने पास मुलाजिम रख लिया जनाब। इस बंदे ने मुझे एक छोटी सी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। आरा मशीन का काम तो इसने संभाल ही लिया था। इसके अलावा लकड़ियाँ ढोने की जिम्मेदारी भी इसने अपने सर ले ली थी। ये गधा गाड़ी भी इसी के इस्तेमाल में रहती थी। बात के इख्तिताम पर उसने गधा गाड़ी की जानिब इशारा भी कर दिया। वैसे मैं मकबूल हुसैन की एक बात से पूरी तरह मुत्तफिक था कि उस ज़माने में एतमाद और भरोसे का बोलबाला हुआ करता था। लोग ज़बानी पैगामात और रुकाजात पर यकीन कर लिया करते थे और किसी ख़ास तस्दीक की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। फिर टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का भी गाँव देहात में नामो निशान नहीं हुआ करता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मकबूल हुसैन, ये तो भूल जाओ कि खुशियाँ अब लौट कर वापस आएगा, और अपने जहन से ये गलत फहमी भी निकाल दो कि इसे तुम्हारे छोटे भाई सफदर अली ने रुका देकर भेजा था। खुशियाँ ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मिशन पूरा किया है। वो यहाँ आया ही इसी मकसद से था कि साजा और माजा को बड़ी सफाई से ठिकाने लगा दे। मुझे भी यही महसूस हो रहा है थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन अब आप खुशियाँ को कहाँ तलाश करेंगे? तुम मुझे अपने भाई सफदर अली के पते ठिकाने की तफसील बताओगे? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अपने किसी बंदे को टोबा टेक सिंह भेजकर उसके बारे में मालूमात कराता हूँ। इस बात का मुझे यकीन है कि सफदर अली ने खुशियाँ को तुम्हारे पास भेजा हो या ना हो, मगर वो इसके बारे में जानता ज़रूर होगा। मकबूल हुसैन ने टोबा टेक सिंह में सफदर अली के घर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कर दी। मैंने इसे चंद ज़रूरी हिदायत दी, फिर वापस थाने आ गया। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहले एक खुसूसी ख़त लिखा और नज़ीर हुसैन को खून के दोनों नमूने बुरादा खून आलूद कपड़े देकर लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए अस्पताल भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये नमूना जात साजा माजा के खून से मैच कर जाएंगे। वो खुशी मोहम्मद था या खुशियाँ, और या फिर कोई और। उसने कमाल हुनरमंदी से साजा और माजा को ठिकाने लगा दिया था, और इस बात में भी कतन किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि वो यकजश्म बारी शख्स इन दोनों के लिए अजनबी था। अगर ये दोनों उसे अपने दुश्मन की हैसियत से जानते होते तो कभी उसे अपने करीब ना आने देते। तो क्या खुशियाँ ने किसी और का इंतकाम लिया था? इसने किराए के कातिल का किरदार अदा किया था? इन सवालात ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा कर रख दिया। मैंने अफरा तफरी में दिन का खाना खाया और परेशान सोच के साथ आकर अपने कमरे में बैठा ही था कि चौधरी जफ़र अली मुझसे मिलने आ गया। उस दोपहर का वक्त था। रस्मी अलैक सलेक के बाद चौधरी ने शिकायती लहजे में कहा, मलिक साहब, मैं तो अपनी हवेली में बैठा आपका इंतज़ार ही करता रह गया, और आप एक ज़रूरी काम, मैंने कहना शुरू किया ही था
کہ وہ कहते कलामी करते हुए बोला, मुझे सब पता चल गया है मलिक साहब। आप नजीबपुरा में मकबूल हुसैन की आरा मशीन पर कोई नहायत ही अहम कार्रवाई करके आए हैं। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। तो सारी खबरें आप तक पहुंच गई हैं? सारी नहीं, आधी अधूरी खबरें। वो खोजती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, इनको मुकम्मल तो आप करेंगे। आइंदा 10 मिनट में मैंने चौधरी ज़फ़र अली को सूरत हाल से तफसीलन आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो गंभीर अंदाज में बोला, ये तो बड़ा संगीन मामला है मलिक साहब। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये एक आंख वाला बंदा है कौन और उसकी मेरे बंदों से क्या दुश्मनी थी। चौधरी साहब, अपने जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश करें, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। हो सकता है ये बंदा आपके दिमाग में कहीं उभर आए। आपने कल भी इस बंदे का जिक्र किया था। वो तशवीश भरे लहजे में बोला, मैं जब से इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन यकीन करें कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरी मालूमात के मुताबिक ये खुशियाँ पिछले 1 महीने में गाहे बगाहे साजा और माजा से मिलने डेरे पर भी जाया करता था। मैंने बदस्तूर संजीदा अंदाज में कहा, क्या इन दोनों ने आपसे इनका जिक्र नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कतईयत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर ऐसा कोई जिक्र मुझसे हुआ होता तो मैं इसे एक आंख वाले आदमी को कैसे भूल सकता था। चौधरी की बात में वज़न था। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, चौधरी साहब, आपको ये तो अच्छी तरह याद होगा कि 6-6.5 साल पहले इस गांव के एक नौजवान ने आपके 2 खास बंदों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। मैं भला इस वाक़ये को कैसे भूल सकता हूँ मलिक साहब। वो पुरवसूख लहजे में बोला, वो दोनों बंदे साजा और माजा के साथ ही होते थे। जान मोहम्मद और अली नवाज के कातिल को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। क्या इस नौजवान का नाम जावेद और जीदा था? मैंने पूछा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया है, वो तायदी अंदाज में बोला। क्या जीदा और खुशिये का हुलिया या वज़े कते में कोई मुमासिलत पाई जाती है? मैंने चौधरी का जहन पढ़ने के लिए सवाल किया। नहीं जनाब, आपने इस खबीस खुशिया की जितनी भी निशानियां बताई हैं वो कहीं से भी जीदा से मेल नहीं खाती। वो मजबूत लहजे में बोला, मुझे तो ये दोनों अलग अलग नजर आते हैं। इस अमर की तस्दीक मंजूर पहले ही कर चुका था। जीदा और खुशिया 2 मुख्तलिफ बंदे हैं। मैंने सोचती हुई नज़र से चौधरी को देखा और निहायत ही ठहरे हुए लहजे में पूछा, आपके ख्याल में जीदा इस वक्त कहाँ होगा? जाहिर है वो जेल ही में होगा। वो बेसाख्ता बोला, उम्र कैद की सज़ा इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो सकती ना। और अगर वो किसी तरह जेल से फ़रार हो गया तो क्या मलिक साहब? वो सवालिया नज़रों से मुझे तकने लगा। ये भी तो मुमकिन है कि जीदा जेल से फ़रार हो गया हो। मैंने अपनी बात को दोहराया और वजाहत करते हुए कहा, उसने खुशिया का भेष बदल कर नजीबपुरा का रुख किया हो और फिर मजबूत मंसूबा बंदी के बाद साजा और माजा को ठिकाने लगा दिया हो। जनाब, पहली बात तो ये कि मैं मानने को तैयार नहीं जीता जेल तोड़कर फरार हो गया हो, वो ठोस अंदाज में बोला। दूसरी बात ये कि वो लाख भेष बदल ले मगर साजा और माजा उसे हर रूप में पहचानने में गलती नहीं कर सकते थे। और तीसरी बात ये कि जीदे की साजा और माजा से क्या दुश्मनी। उसका झगड़ा जान मोहम्मद और अली नवाज से हुआ था और इन्हीं के कत्ल के जुर्म में वो उम्र कैद की सज़ा पाकर जेल में सड़ रहा है। आपकी पहली दोनों बातें तो इम्कानी हैं चौधरी साहब, मैंने तो टोक अंदाज में कहा। यानी हो सकता है कि वो जेल से फरार हो गया हो और हो सकता है कि वो अभी तक जेल ही में हो। मुमकिन है कि बदले हुए भेष में साजा और माजा ने उसे पहचान लिया हो और ऐन मुमकिन है कि वो इसे पहचान न पाए हों। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके फिर कहा, लेकिन जहाँ तक साजा और माजा से उसकी दुश्मनी का ताल्लुक है तो मैं आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं कि जान मोहम्मद और अली नवाज की मौत के बाद ये सिलसिला रुक गया था। जी? उसने गड़बड़ाए हुए अंदाज में मुझे देखा। मलिक साहब के बाद ये सिलसिला रुक गया था? मेरे सुनने में ये आया है कि जीदे के जेल चले जाने के बाद उसके घर में आतिश उज़्ज़तगी का एक खौफनाक वाक़या पेश आया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जिसमें घर के साथ ही जीदा के माँ बाप भी लुक़मा-ए आग बन गए थे। जी आप ठीक कह रहे हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ था मगर उसका साजा और माजा से क्या ताल्लुक?
بہت گہرا تعلق ہے جناب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آتش زنی والے اس واقعے میں ساجہ اور ماجہ ملوث تھے۔ جان محمد اور علی نواز ان کے قریبی ساتھی تھے۔ ان کا انتقام لینے کے لیے ساجہ اور ماجہ نے کرم دین اور صابرہ بی بی کو گھر کے ساتھ ہی جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ یہ بعض لوگ ہیں کون جو اس قسم کے فضول خیالات رکھتے ہیں؟ چودھری طنزیہ لہجے میں بولا۔ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان لوگوں کا تعلق نظام کوٹ ہی سے ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سوال کیا۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے لہجے کو مستحکم بناتے ہوئے بولا۔ جو شخص بھی ایسا سوچتا ہے وہ سخت بے وقوف ہے۔ آپ کا یہ خیال نہیں ہے؟ میری تسلی کے لیے یہی کافی ہے، میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میں بڑے اطمینان سے تفتیش کو آگے بڑھا سکوں گا۔ اللہ کرے آپ جلد سے جلد ساجہ اور ماجہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ جیسے علی نواز اور جان محمد کا قاتل چیتا جیل کی پتھریلی دیواروں کے پیچھے سڑ رہا ہے، ویسے ہی میں ایک آنکھ والے اس خبیث خوشیا کو بھی گلتے سڑتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد ساجہ اور ماجہ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ساجہ اور ماجہ کی لاشیں اسپتال سے واپس آ گئیں۔ میرے اندازے کے عین مطابق چودھری کے ان دونوں بندوں کو ایک ہی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان آرا مشین پر کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تاہم قاتل نے ان کی 2 لخت لاشوں کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے ساجہ کی لاش کو قبرستان کے قریب پھینکا اور اس سے اگلے روز ماجہ کی برادے سے لتھڑی ہوئی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ خوشیاں نے ماجہ کی لاش کو ایک دن کے لیے برادے کے ڈھیر میں دبا کر رکھا تھا۔ میں نے خون آلودہ برادے اور کپڑوں کے جن ٹکڑوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا، اس سے بھی اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ ساجہ اور ماجہ ہی کا خون تھا۔ لیبارٹری میں دونوں کے معدوں سے حاصل ہونے والے نمونوں کے کیمیکل ٹیسٹ سے بھی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اپنی موت کے وقت وہ حالت بے ہوشی میں تھے، ورنہ اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے تو خوشیا کے ہاتھوں ایسی عبرتناک موت کو کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہ ہوتے۔ انہیں خوشیا نے پہلے کوئی نشے آور اشیاء کھلا کر بے ہوش کیا تھا، اس کے بعد بڑی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے دوپہر تک ساجہ اور ماجہ کی لاشوں کو چودھری ظفر علی کے حوالے کر دیا۔ شام تک ان کی تجہیز و تکفین کے مراحل طے ہو گئے۔ اگلی صبح میں کانسٹیبل جنید کے ساتھ اپنے تھانے سے روانہ ہو گیا۔ گزشتہ رات میں نے خوشیا کو ڈھونڈنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک آدھ روز میں اپنے مطلوبہ بندے تک پہنچ جاؤں گا۔ تھانے سے نکلتے وقت میں نے حوالدار بہادر علی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے کس طرح تھانے کا انتظام و احترام سنبھالنا ہے۔ میں سب سے پہلے سیدھا ایس پی علاقے سے جا کر ملا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ ہی تعاون کی درخواست کی۔ میری بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ایس پی صاحب نے کہا، بتاؤ صفدر حیات، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سر، میں آپ کے تعاون سے چیتے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ عدالت سے عمر قید کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا۔ وہ 6 سے 6.5 سال پہلے دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ میں پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی جیل ہی میں ہے یا نہیں۔ میں سمجھ گیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایس پی صاحب بول اٹھے تھے، تمہارے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ چیتا جیل سے فرار ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ یس سر، میں نے اس بات میں گردن ہلایا۔ موجودہ حالات میں میں ایسا سوچنے پر مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سپرنٹنڈنٹ جیل کو فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں۔ وہ میز پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح جگہ جگہ ٹیلی فون کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، تاہم سرکاری محکمے کے اعلیٰ افسران کے دفاتر میں یہ سہولت موجود ہوا کرتی تھی۔ ایس پی صاحب نے 2 منٹ کی گفتگو کے بعد مجھ سے کہا، صفدر حیات،
सुप्रिंटेंडेंट जेल की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जीदा जेल में मौजूद है, ताहम तुम्हारे लिए एक सनसनीखेज इत्तला है। एसपी साहब ने मेरी मौजूदगी में सुप्रिंटेंडेंट जेल से बात की, ताहम मैं समझ नहीं सका था कि इधर से सुप्रिंटेंडेंट साहब क्या फरमा रहे थे, क्योंकि एसपी साहब महज हूँ हाँ से काम चला रहे थे। कैसी इत्तला सर? मैंने चौंक कर एसपी साहब की तरफ देखा। तुमने अभी किसी यकचश्म बारिश बंदे का जिक्र किया है जो आरा मशीन पर नौकरी करता था। एसपी साहब ठहरे हुए लहजे में बोले। क्या नाम बताया था तुमने उसका? खुशी मोहम्मद, मैंने जल्दी से कहा। या फिर खुशिया, जिसकी रंगत सांवली और कद पस्ता? जी हाँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक इस बंदे का नाम लियाकत होना चाहिए, वो मायना खेज लहजे में बोले। मैं समझा नहीं सर, मैंने उलझन सदा अंदाज में कहा। क्या सुप्रिंटेंडेंट साहब ने आपको इस हवाले से कुछ बताया है? हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोले। सुप्रिंटेंडेंट साहब के मुताबिक इसी हुलिये और कदकाठ का मालिक एक बंदा जीदे के साथ ही जेल में सज़ा काट रहा था, जिसका नाम लियाकत बताया गया है। जीदा और लियाकत में बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये लियाकत 2 माह पहले अपनी सज़ा पूरी करके जेल से रिहा हो चुका है। ओह, मैं एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला। सफदर हयात, अगर तुम इस लियाकत को ढूंढ कर गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाओ तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। एसपी साहब ने गहरी संजीदगी से कहा। ऐन मुमकिन है कि तुमने जिस खुशिया का जिक्र किया है वो लियाकत ही हो। मेरा ज़हन भी इसी तरफ जा रहा है सर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। खुशिया के हवाले से मेरे पास जो मालूमात हैं, मैं इनकी रोशनी में इसे तलाश करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन फौरी तौर पर आपसे एक और ताउन की दरख्वास्त है। हाँ, बोलो सफदर हयात, वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगे। सर, थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खुशिया दरअसल लियाकत ही है और उसने हक के दोस्ती निभाते हुए जीदे की खातिर साजा और माजा को कत्ल किया है। मैंने अपनी सोच की अक्कासी करते हुए कहा। अगर हमारा ये फ़र्ज़ कर लेना 100% दुरुस्त है तो फिर ये भी तय है कि लियाकत अपने इस कारनामे के बारे में जीदे को ज़रूर बताएगा। एसपी साहब ने पुरख्याल अंदाज में कहा। सफदर हयात, तुमने बड़ी जहानत की बात की। ये तो ऐन मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो फिर? बात ख़त्म करके उन्होंने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप सुप्रिंटेंडेंट साहब से कहकर चंद रोज़ के लिए मुलाकातियों पर गहरी नज़र रखने का बंदोबस्त करवा दें। ऐसा हो जाएगा, वो बड़े एतमाद से बोले। और बताओ, जेल के अमले के लोग इन अफराद की खुसूसी निगरानी करें जो जीदा से मुलाकात के लिए वहाँ आएँ। मैंने अपनी सोच की वजाहत करते हुए कहा। खुशिया लियाकत की शख्सियत ऐसी है कि वह हज़ारों में बिल्कुल अलग ही पहचाना जा सकता है। सांवला रंग, पस्ता कद, बाईं आँख से महरूम और घनी दाढ़ी मूछें। अगर वो दाढ़ी मूछ साफ भी करा ले तो फिर भी उसकी शनाख्त में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। वो जैसे ही जेल की हुदूद में नज़र आए उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत उम्दा आइडिया है, वो सताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोले। मैं इस नौइयत के सख्त इंतज़ामात करा दूँगा, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने एसपी साहब का शुक्रिया अदा किया और उठकर खड़ा हो गया। मुझे इजाज़त दें सर, मैंने कहा। मैं यहाँ से सीधा टोबा टेक सिंह जाऊँगा ताकि मकबूल हुसैन के छोटे भाई सफदर अली से मिलकर यकचश्म बारिश खुशिया के बारे में मालूमात हासिल कर सकूँ। ओके, विश यू गुड लक, उन्होंने तहे दिल से कहा। मैं इनके ऑफिस से बाहर निकल आया। फिर मैं और जुनैद झंग से टोबा टेक सिंह की जानिब रवाना हो गए। सफदर अली की तरफ सफ़र के दौरान में मेरा जहन मुसलसल साजा और माजा के कातिल के बारे ही में सोच रहा था। सुप्रिंटेंडेंट जेल की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मेरा जहन भी इसी नुक्ते पर पहुंचा था कि खुशिया एक फर्जी नाम है। खुशिया का नाम इख्तियार करके दरअसल लियाकत ही ने साजा और माजा को मौत के घाट उतारा था। लियाकत अगर जीदे के साथ जेल में सज़ा काट रहा था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो भी कोई मुजरिम ही था, लिहाजा कत्ल व गारत करी उसके लिए कोई नया खेल नहीं था। वैसे भी साजा और माजा को जितने सालिमाना तरीके से हवालाए मौत किया गया था, इससे खुशिया की सफ़ाकी और शकीउल कल्बी वाज़ेह हो जाती थी। मेरा टोबा टेक सिंह जाना दिलचस्प साबित हुआ।
صفدر علی کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس بات پر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس نے کسی خوشیہ کو رکا دیکھ کر نجیب پورہ کی طرف نہیں بھیجا تھا۔ میں نے جب خوشیہ کا قد کاٹ اور حلیہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا تو وہ چونک اٹھا اور اضطرابی لہجے میں بولا، جناب، آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام خوشیہ نہیں بلکہ مشتاق ہے۔ اچھا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ تم نے مشتاق کو رکا دیکھ کر مقبول حسین کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہاں جا کر اپنا نام خوشیہ بتایا؟ نہیں جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، رکے والی بات تو سرے سے ہے ہی غلط، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر بتاؤ، مشتاق کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لیکن یہ 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے، اب تو وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ کس کے گھر مہمان آیا تھا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا۔ طفیل مہر کے گھر میں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، جناب آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کس سلسلے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ معاملہ بھی بتاتا ہوں، میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا، پہلے تم مجھے طفیل مہر کے گھر لے کر چلو۔ وہ میرے حکم کی تکمیل میں فوراً میرے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں جب میں نے اسے مشتاق خوشیہ لیاقت کے کارنامے کے بارے میں بتایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بے حد پریشانی سے بولا، جناب، اس نامراد کی وجہ سے بھائی مقبول پر کوئی مصیبت تو نازل نہیں ہوئی؟ میں نے مقبول حسین سے تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے، میں نے صفدر علی کی تسلی کی غرض سے کہا، اس سارے معاملے میں بیچارے تمہارے بھائی کا کوئی قصہ نہیں، وہ اپنی سادگی اور شرافت میں اسے ملازم رکھ بیٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقبول حسین کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا، آپ کو اللہ حیاتی دے۔ آمین، میں نے تہہ دل سے کہا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے طفیل مہر کے گھر پہنچ گئے۔ طفیل مہر سے ملاقات پر کئی نئے انکشافات ہوئے۔ اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ طفیل مہر ایک شریف النفس انسان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس ٹھہرنے والے یک چشم باریش مہمان کا نام لیاقت تھا اور وہ اس کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا۔ کئی سال پہلے وہ کسی سنگین جرم کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ رہائی کے بعد وہ محض ملنے کے لیے طفیل کے پاس آیا تھا اور اسی کی فرمائش پر طفیل نے گاؤں والوں کو اس کا نام مشتاق بتایا تھا اور اس بات کا بھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ لمبی سزا کاٹ کر جیل سے نکلا ہے۔ تاہم طفیل کے مطابق وہ 2-3 دن اس کے پاس ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا۔ طفیل نے مجھے بتایا کہ لیاقت کا تعلق ضلع سرگودا سے تھا۔ میں نے جب طفیل کو ساجہ اور ماجہ کی موت کے بارے میں بتایا تو وہ خوف اور حیرت سے ششدر رہ گیا۔ انتہائی دہشت زدہ انداز میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میرا ان معاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات کا امکان تو نہیں کہ وہ دوبارہ یہاں آئے، لیکن اگر اس نے ایسی غلطی کی بھی تو تم قانون کے ساتھ پورا تعاون کرو گے؟ جی ضرور کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا، آپ حکم کریں۔ اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ تم اس کے تازہ جرم سے آگاہ ہو چکے ہو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں کوئی بھی چالاکی دکھانا پڑے، اسے بے بس کر کے گرفتار کرانا ہے۔ جی میں سمجھ گیا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اگر لیاقت نے دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے سرگودا میں لیاقت کے پتے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا اور ضروری ہدایات کے بعد اس کے گھر سے نکل آیا۔ طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ لیاقت کا کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ واپسی میں نے صفدر علی کو بھی سختی سے تاکید کر دی کہ اس معاملے کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور میں جھنگ واپسی کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے روانہ ہو گیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جیدے کا ساتھی قیدی لیاقت ہی ساجہ اور ماجہ کا قاتل تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نے مکمل بندوبست کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد وہ میری تحویل میں ہوگا۔ میں نے لیاقت کی گرفتاری کے لیے جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سرگودا میں جس حد بھی ممکن ہو سکا انتظامات کر دیے تھے۔ 3 روز بعد وہ قانون کے ہتھے چڑھ گیا۔ بالآخر میرا دیا ہوا آئیڈیا اس کی گرفتاری کا سبب بنا تھا، یعنی
उसे सेंट्रल जेल झंग सदर से उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो एक मुलाकाती की हैसियत से वहां पहुंचा था। उसने दाढ़ी मूंछ साफ कर दी थी, ताहम एक आंख की महरूमी और पछता कामती उसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी साबित हुई। जेल के अमले के लिए इतना इशारा ही काफ़ी था कि वो जीदा से मिलने जेल पहुंचा था। गिरफ्तारी के रोज़ ही शाम में एसपी साहब ने पुलिस की एक मुख्तसर सी टीम की निगरानी में लियाकत को मेरे थाने में पहुंचवा दिया था। जब कोई भी मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर उसकी ज़ुबान से एक बारी जुर्म कराना मुश्किल साबित नहीं होता, लेकिन लियाकत ऐसा मुजरिम साबित हुआ कि एतराफ़ जुर्म के सिलसिले में मुझे इस पर ज़रा भी मेहनत नहीं करना पड़ी। उसने बबांगे दोहल बड़ी बहादुरी के साथ साजा और माजा के बहीमाना कत्ल का इकरार कर लिया और बड़े इत्मीनान से बोला, थानेदार साहब, मैंने साजा और माजा को इबरतनाक अंजाम से दो चार करके अपना फ़र्ज पूरा किया है। अब आप मुझे कोई भी सज़ा दें, मंजूर है। उसके चेहरे पर बला का एतमाद और सुकून नजर आता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लहजे में तंज की काट थी। फ़र्ज पूरा किया है या दोस्ती का हक अदा किया है? एक ही बात है थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। जीदा मेरा दोस्त है, मैं उसके हर दुख दर्द का शरीक हूँ। उसकी बहन आबदा जिस बेबसी से बर्बाद हुई और जितने जुल्म के साथ उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल किया गया, इस वाक़ये की तफसील से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ना आपका कानून इस मौके पर जीदे की मदद कर सका और ना ही गाँव में से किसी ने आबदा के साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि आवाज़ उठाने वालों को इस बात का खौफ था कि आबदा की इज्जत का जनाजा निकाल कर इसे मौत के हवाले करने वाले चौधरी ज़फ़र अली जैसे ताकतवर शख्स के ख़ास आदमी थे। फिर मजबूरन जीदा को कानून अपने हाथों में लेना पड़ा था। ये बातें दोहराने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने कड़े लहजे में पूछा। तुमने दो अफराद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है और अपने जुर्म का इकरार भी कर चुके हो। तुम्हें एक मरतबा फिर जेल जाना होगा और अब तो शायद तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी जेल ही में गुजरेगी। तुम जिंदा बाहर नहीं आ सकोगे। ज़िंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है थानेदार साहब, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका कानून बासर अफराद के हाथों मसलहत का शिकार होकर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पाता। क्या कहना चाहते हो? मैंने घूर कर उसकी एक आंख में देखा। ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीदे की बहन आबदा के साथ होने वाली ज़्यादती पर आपका कानून खामोश न रहता और अली नवाज जान मोहम्मद जैसे चौधरी के पालतू कुत्तों को आपने करारे वाकई सज़ा दी होती, तो ये हालात हरगिज़ पेश न आते। वो नहायत ही ठंडे मगर कटीले अंदाज में बोला। फिर जीदे को कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत पेश न आती, न ही साजा और माजा को अपने साथियों का इंतकाम लेने के लिए। जीदे के माँ बाप को मौत के घाट उतारने के बाद घर समेत जलाकर खाकिस्तान करना पड़ता और न ही मुझे जीदे के दुश्मनों का हिसाब बेबाक करने के लिए साजा और माजा को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने की ज़रूरत महसूस होती। वो लम्हे भर के लिए रुका और एक ठंडी सांस खारिज की, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला। जेल में एक बार चंद खतरनाक कैदियों ने मुझ पर हमला कर दिया था। इस वक्त जीदा अगर मेरी मदद न करता तो आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा न होता। जीदे का यह एहसान मुझे दिन रात बेचैन रखता था। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि जेल से रिहा होते ही मैं इस एहसान के बोझ को कम करने की कोशिश करूँगा। मैंने जीदे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। दोस्त का दुश्मन भी अपना दुश्मन ही होता है। साजा और माझा मेरे भी इतने ही दुश्मन थे जितना के जीदा के। मैंने जेल से बाहर आने के बाद मजबूत मंसूबाबंदी से इन दोनों शैतानों को जहन्नम फासिल कर दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि जब मैं जीदे को यह खुशखबरी देने पहुंचा कि मैंने हिसाब दुश्मन चुकता कर दिया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे अपनी गिरफ्तारी का ज़रा भी अफसोस नहीं। मेरा कलेजा ठंडा है कि मैंने जीदे के एहसान का बदला उतार दिया। एक खतरनाक मुजरिम से अनोखी नौयत की ये बातचीत बड़ी सनसनीखेज साबित हो रही थी। अगरचे इसकी बातों में जहर घुला हुआ था, मगर इनमें से अक्सर बातें सच्ची थीं और सच तो हर हाल में कड़वा ही हुआ करता है। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, लियाकत, तुमने कानून और कानून के रखवालों के हवाले से जो तुच्छ बातें की हैं
میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس زمانے میں جیدہ کی بہن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، میں اس تھانے کا انچارج نہیں تھا، ورنہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کبھی چودھریوں، وڈیروں، جاگیرداروں اور بااثر افراد کے ناجائز مطالبات کو اہمیت نہیں دی اور ہمیشہ وہی کیا ہے جو قانون کا مطالبہ ہو۔ میں لگ بھگ 1 سال پہلے اس تھانے میں تعینات ہوا ہوں۔ میں آپ کی باتوں سے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ ایک سچے، کھرے اور دیانتدار پولیس آفیسر ہیں۔ وہ ستائشی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری گرفتاری کے لیے آپ نے جس قسم کی بھاگ دوڑ کی ہے، اس سے آپ کی مثبت اور صحت مندانہ کارکردگی کا ثبوت ملتا ہے۔ میں نے اس کے ان تعریفی جملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میری باقی کی زندگی جیل کی پتھریلی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے ہی گزرے گی، لیکن آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے ہاتھ جب بھی دعا کے لیے اٹھیں تو ان لمحات میں مجھے یاد رکھیے گا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میں نے حالات کے جبر کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر جو جرم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں دنیا کے قانون کے مطابق تو سزا بھگت کر مروں گا، پر یہ حساب یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ میں اللہ کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا نہیں چاہتا۔ دل کا حال صرف خدا جانتا ہے، وہی نیت کو پہچاننے والا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں تمہاری معافی اور بخشش کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس کی آنکھ میں بھی نمی اتر آئی۔ ان لمحات میں مجھے وہ بہت ہی معصوم اور دکھی نظر آیا۔ آنکھوں کی نمی بڑی بے زبان ہوتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کب اور کس بات پر دل کا خون ہو گیا۔